7 साल पहले जब दुनिया में एक भयानक तबाही आई थी जिसे डंजन ब्रेक कहा जाता है, उस दिन सब कुछ बदल गया था। इस घटना ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। मेरे माता पिता भी उसी दिन मारे गए जिस दिन मैंने सब कुछ खो दिया। उसी दिन मैंने खुद से एक वादा किया। खून के आंसू रोते हुए मैंने ठान लिया कि मैं एक हंटर बनूंगा और इन मॉन्स्टर्स को खत्म करके रहूंगा। अब 7 साल बाद ठीक उसी दिन हमारा MC मेन कैरेक्टर हानसांग यन एक कब्रिस्तान में बैठा है, हारा हुआ और गुस्से में, क्योंकि उसे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया गया है। उसे याद आता है जब इंस्ट्रक्टर ने कहा था, मैं साफ कह रहा हूँ, अब तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर आने की जरूरत नहीं है। हानसांग यन चौंक कर पूछता है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों निकाला जा रहा है? इंस्ट्रक्टर जवाब देता है, जिन लोगों को अवेकनिंग मिली होती है उन्हें कुछ महीने में ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। वो आमतौर पर सीधे हंटर बन जाते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ 7 साल हो चुके हैं और सच कहूँ तो तुम्हारी कोई भी काबिलियत नहीं है, एकदम बेकार। अगर तुम यहाँ और रुकोगे तो हमारी ट्रेनिंग सेंटर की इज्जत भी खराब होगी, बाकी स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है ये खुद ही मूर्ख है। 7 साल ट्रेनिंग लेने के बाद भी एक भी स्टेट नहीं बढ़ा। हानसांग यन को गुस्सा आता है, मैंने यूनिक ट्रेड्स अनलॉक किए, स्किल्स सीखी, फिर भी कोई स्टैट नहीं बढ़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक बेंच पर बैठा है, तभी पास में एक बच्चा और उसकी माँ की बातचीत सुनता है। माँ पूछती है, बेटा तुम्हारे पापा कैसे मरे थे? बच्चा जवाब देता है, मुझे याद है जब मॉन्स्टर्स आए थे पापा तब तक लोगों को बचाते रहे जब तक वो खुद मारे नहीं गए। माँ बोलती है, बिल्कुल सही, और अगर जिंदगी में कभी मुश्किल आए तो क्या करना है? बच्चा कहता है, मजबूत बनना है और कभी हार नहीं माननी। यह बात सुनकर हानसांग यन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। वो दोनों को धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है, मैंने इन 7 सालों में इतनी मेहनत की है, अब हार नहीं मान सकता। बारिश में भीगते हुए वो एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलता है डायरेक्टर। हानसांग यन विनती करता है, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं हंटर एग्जाम फिर से देना चाहता हूँ। डायरेक्टर गुस्से में आकर चिल्लाता है, तुम अब भी समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम यहाँ पैसे वापस लेने आए हो? चलो आधा रिफंड दे देता हूँ। हानसांग यन कहता है, ये पैसे की बात नहीं है। डायरेक्टर गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और वो कचरे के ढेर में गिर जाता है। हानसांग यन अब बारिश में भीगा हुआ और पूरी तरह टूटा हुआ है। वो सोचता है, काश मेरे पास कोई यूनिक ट्रेड होता, काश मेरे अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत होती। तभी कुछ अजीब होता है, एक नोटिफिकेशन आता है, टावर ऑफ ट्रायल्स तुम्हारे आयन विल की तारीफ कर रहा है। हानसांग यन चौंक जाता है, तारीफ? ये कौन है? फिर अचानक वो पानी के एक गड्ढे में खींचने लगता है और चिल्लाता है, कोई है, बचाओ। डायरेक्टर बाहर आता है और चिल्लाता है, सुन रही हो? ओएट, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। हानसांग यन गायब हो चुका है। अब वो गड्ढे के अंदर डूब रहा है, सांस नहीं ले पा रहा। तभी एक गोल्डन लाइट चमकती है और दूसरा नोटिफिकेशन आता है, टावर ऑफ ट्रायल्स ने पृथ्वी से सभी उपयुक्त उम्मीदवारों को चुना है। हानसांग यन सोचता है, टावर ऑफ ट्रायल्स, क्या दूसरी तबाही आ गई है? अब ताओ उससे डिफिकल्टी चुनने को कहता है और बताता है कि इनाम उसी पर आधारित होंगे। हानसांग यन सोचता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे इस मौके को पकड़ना चाहिए। अचानक वो टेलीपोर्ट होने लगता है। नोटिफिकेशन आता है, हमें उम्मीद है कि तुम अंत में संतोषजनक परिणाम पाओगे। और इसी के साथ हानसांग यन टावर ऑफ ट्रायल्स की फर्स्ट फ्लोर में एंटर करता है। सभी चैलेंजों की स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। आप टावर ऑफ ट्रायल्स की पहली मंजिल में प्रवेश कर रहे हैं। ट्रायल जल्द शुरू होगा, तैयार हो जाओ। चैलेंजर। और फिर हम देखते हैं कि सन यन एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो जाता है। अगला नोटिफिकेशन आता है, एक हथियार दिया जाएगा और तभी एक तलवार उसके सामने प्रकट होती है जो सन यन के लिए होती है। इस ट्रायल का मकसद है सरवाइव करना, यानी जिंदा बचना, और अगर वह इसे पूरा करता है तो उसे इनाम के तौर पर मिलेगा एक यूनिक ट्रेट। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मैंने पिछले 7 सालों में जितनी मेहनत की है, अब जाकर उसका फल मिलेगा यूनिक ट्रेट इनाम में। ये तो कमाल है। वो तलवार उठाने ही वाला होता है कि तभी नीचे की रेत हिलने लगती है और कुछ विशाल चीज बाहर आने लगती है। वो हैरान होकर सोचता है, ये क्या है? फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, ट्यूटोरियल शुरू होगा, चुनी गई कठिनाई, हार। और तभी सामने आता है एक विशाल सांड गोलम। उसे देखकर सन यन कहता है, ये तो पागलपन है। अब ट्रायल का मिशन सामने आता है, सांड गोलम के खिलाफ 10 मिनट तक जिंदा रहो। सन यन भागने लगता है, तभी एक और विंडो आती है, अगर तुम फेल हुए तो सजा है मौत। भागते हुए वो सोचता है, क्या मैं वाकई भागकर इससे बच सकता हूँ? भले ही ये बाहर से धीमा लगे, लेकिन इसका साइज इसे और तेज बनाता है, और ऊपर से ये रेगिस्तान है। मेरी स्टेमिना के साथ मैं 9 मिनट तक भाग ही नहीं सकता। इस दुनिया ने मुझे तलवार दी और कहा, सरवाइव करो। कोई भी बता सकता है असली मतलब क्या है? या तो मैं भागते हुए मरूं या लड़ते हुए, लेकिन मैं उस चीज से कैसे जीत सकता हूँ? उसे अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की याद आने लगती है। लोगों की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं, उन्हीं चेहरों की छवि अब उसे गोलम में दिखती है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं ऐसे ही बेकार तरीके से मरने वाला हूँ? लेकिन फिर खुद को रोकता है और कहता है, नहीं, मैंने 7 साल तक एक हंटर बनने की कोशिश की है। थ्योरी की बात करूं तो अब मैं ज्यादातर हंटर से ज्यादा जानता हूं। भागते रहने से कुछ नहीं होगा, कम से कम मुझे कोई और तरीका खोजना होगा, मॉन्स्टर्स जैसे गोलम।
तब तक नहीं रुकते जब तक उनका को नष्ट न किया जाए, पर उनके कॉज ऐसी जगह होते हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। अगर ऐसा है तो वो सांड हिल के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से छलांग लगाता है ताकि गोलम भी नीचे गिरे और उसका को एक्सपोज हो जाए। वो गोलम को चकमा देता है और गोलम जमीन पर गिर जाता है। सन यन उसके को की तरफ छलांग लगाता है और हमला करता है, पर हमला कोई असर नहीं करता और तलवार पीछे उछल जाती है। हालांकि को थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, लेकिन गोलम जाग जाता है। सन यन नीचे कूदता है और कहता है, ये तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल है। फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और कहता है, कसम से अगर एक बार और मार पाऊं तो शायद। लेकिन इस बार गोलम उसे पकड़ लेता है और कुचलने की कोशिश करता है। उसे फिर वही लोग याद आते हैं जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, पर इस बार सन यन हिम्मत करता है, खुद से कहता है, चुप रहो सब, और अपनी तलवार फेंक देता है। तलवार सीधा को पर लगती है और उसे तबाह कर देती है। एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने सांड गोलम का को नष्ट कर दिया है। ट्यूटोरियल पूरा हुआ। गोलम तबाह होकर गायब हो जाता है और सन यन रेत में गिर जाता है। वो उठते हुए कहता है, क्या मैंने कर दिखाया, मैंने सांड गोलम को हरा दिया। मैं फिर मुस्कुराते हुए कहता है, फिर भी मैं मुश्किल से ही सही जीत गया, मैं जिंदा बच गया। अगला नोटिफिकेशन आता है, तुमने टावर ऑफ ट्रायल्स की पहली मंजिल क्लियर कर ली है। अब उसे ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अनलॉक यूनिक ट्रेड 1000 पॉइंट्स, एडिशनल स्किल, फास्ट रिकवरी, एडिशनल क्लियर रिवॉर्ड, ऑब्टेन्ड 500 पॉइंट्स। सन यन हैरान होकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने सच में बहुत मेहनत की थी पिछले 7 सालों में और बदले में हमेशा तिरस्कार और मजाक मिला था, और अब उसका यूनिक ट्रेड भी अनलॉक होता है, नेक्रोमेंसी, और उसे उसी नाम का टाइटल भी मिलता है। वो कहता है, अब मैं भी हंटर बन सकता हूँ। लेकिन फिर कहता है, ये सब तभी हो सकता है जब मैं जिंदा रहूँ। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ये क्या है? जहाँ गोलम मरा था वहाँ एक काली धुंध दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे छूता है, एक विंडो पॉप होती है। तुम्हारा यूनिक ट्रेट नेक्रोमेंसी एक्टिवेट हो गया है। क्या तुम सांड गोलम की आत्मा को अब्सॉर्ब करना चाहते हो? और सन यन सोच में पड़ जाता है। संगन एक विंडो पर स्पिरिट अब्सॉर्ब का ऑप्शन देखता है और सोचता है, क्या ये काली धुंध मेरी यूनिक ट्रेट है? फिर वो यस सिलेक्ट करता है। इसके बाद सारी काली धुंध एस यन की तरफ बढ़ने लगती है और उसके अंदर समा जाती है। जैसे ही वो स्पिरिट को अब्सॉर्ब करता है, उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, तुमने सांड गोलम की स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लिया है। तुम्हारी प्रोफिशिएंसी 7% तक इंक्रीज हो गई है। हम देखते हैं कि वो स्पिरिट पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर चली जाती है और अब जो स्पिरिट्स उसने स्टोर की है उनकी गिनती हो जाती है 1 आउट ऑफ 5। संगन कहता है, मैं उस स्पिरिट को महसूस कर सकता हूँ। मतलब क्या मैं इन्हें स्टोर भी कर सकता हूँ? अगर मैं अब्सॉर्ब कर लूँ और ऐसे ही इस्तेमाल करूँ? तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, तुम अपने मिले हुए स्पिरिट्स की मदद से अपनी स्टैट्स को हमेशा के लिए बढ़ा सकते हो। हम देखते हैं कि उसकी हेल्थ और स्ट्रेंथ दोनों में +2 का इजाफा हो जाता है। सनन खुशी से कहता है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनर्जी मेरे शरीर में भर रही है। मेरी स्टैट्स सच में बढ़ गई हैं। पिछले 7 सालों से मैं अपनी स्टैट्स नहीं बढ़ा पाया था, लेकिन अब मैं उन्हें परमानेंटली बढ़ा सकता हूँ। इसके साथ ही हमें उसके यूनिक स्किल की बेसिक जानकारी भी दिखती है। संगन सोचता है, अगर मैं इस स्किल के साथ वापस जाऊँ तो मैं भी एक हंटर बन सकता हूँ। इसी दौरान एक पोर्टल खुलता है और विंडो उसे कहती है कि वो वेटिंग रूम में जाए। संगन पोर्टल की ओर बढ़ता है और कहता है, अब लगता है मुझे जाना ही होगा। जैसे ही वो पोर्टल पार करता है, वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है, कमीने, मेरी चोटें तो सोचे से भी ज्यादा है। लेकिन तभी अचानक से उसका पूरा शरीर अपने आप ही हील हो जाता है। वो हैरान होकर सोचता है, क्या मेरी बॉडी ट्रायल खत्म होने के बाद खुद हील हो जाती है? फिर वो आसपास देखता है और कहता है, छोड़ो ये सब, इतनी बड़ी रूम में बस एक ही बेड क्यों रखा है? वो बेड पर लेट जाता है और सोचता है, अब मुझे करना क्या है? क्या मैं इस ताव से सच में बाहर निकल सकता हूँ? इस ताव ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। इन्फो स्टॉक कम्युनिटी इन्वेंट्री ट्रायल इन कमांड्स को बोलकर एक्टिव किया जा सकता है। वो खुद को थप्पड़ मारता है और कहता है, ठीक है, अब सर्वाइवल पर ध्यान देना होगा। वो ट्रायल विंडो खोलता है और नोटिफिकेशन आता है, अगली ट्रायल शुरू होने में 24 घंटे बाकी हैं। अभी ट्रायल चुनना संभव नहीं है, कृपया इंतजार करें। एसएन कहता है, मुझे पता था और भी ट्रायल्स आने वाले हैं। फिर वो कम्युनिटी विंडो खोलता है और देखता है कि और भी लोग टावर ऑफ ट्रायल्स में मौजूद हैं। एसएन सोचता है, तो यही कम्युनिटी थी। सब लोग कंफ्यूजन में हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ हंटर्स ही नहीं, आम लोग भी यहाँ खींच लाए गए हैं। तभी एक एडमिनिस्ट्रेटर चैट में एंटर करता है और अनाउंस करता है, हम उन लोगों को जरूरी जानकारी देंगे जिन्होंने ट्यूटोरियल ट्रायल क्लियर किया है। सनन सोचता है, जरूरी जानकारी, मुझे अभी सब कुछ याद रखना होगा। फोकस। एडमिन कहता है, आपने ट्यूटोरियल ट्रायल के दौरान जो पॉइंट्स कमाए हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है हम आपको बताएंगे। ये पॉइंट्स टावर ऑफ ट्रायल्स में करेंसी की तरह काम करते हैं और सबसे ज्यादा यूज ताव में होते हैं। आप कम्युनिटी के जरिए दूसरों को पॉइंट्स दे या ले भी सकते हैं। इस ताव में बिना पॉइंट्स के एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगी और पॉइंट्स सिर्फ ट्रायल से ही कमाए जा सकते हैं। सनन सोचता है, मतलब पॉइंट्स कमाने के लिए मुझे हर हाल में ट्रायल्स करते रहना होगा। अगर पानी भी पॉइंट्स से मिलता है तो
मुझे ताओ के रूल्स जल्दी समझने होंगे। एडमिन चैट से निकल जाता है और सनन कहता है, मैंने सोचा था कि बस बाहर जाकर हंटर बन जाऊंगा। वो अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मैं सिर्फ एक लॉन्ग सॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो स्टॉक खोलता है, एक शील्ड खरीदता है और खुद को ट्रेन करना शुरू कर देता है। वो कहता है, जैसे ही हंटर्स ताओ में घुसे उनकी सारी स्टैट्स खत्म हो गई थी, लेकिन जिन स्किल्स को उन्होंने पहले सीखा था उन्हें फिर से सीखना उनके लिए आसान होगा। इसलिए मैं ये नहीं भूल सकता कि मेरी शुरुआत उनके जैसी नहीं है। अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो मैं कभी उन्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। थककर वो जमीन पर गिर जाता है और फिर से अपने आप हील हो जाता है। वो उठकर कहता है, परफेक्ट थैंक्स। हीलिंग इफेक्ट की वजह से सनन आराम से ट्रेनिंग कर पा रहा है। उसे लगता है कि अब अगली ट्रायल के लिए भी वो ठीक से ट्रेन कर सकता है, लेकिन तभी उसका पेट गरजने लगता है। वो अपना इन्वेंट्री खोलता है और कहता है, अब भूख का क्या करूं? मेरे पास सिर्फ 40 पॉइंट्स बचे हैं। कुछ चीजें खरीदने के बाद अगर मुझे एडिशनल क्लियर रिवॉर्ड न मिला होता तो मैं शील्ड लेने का सपना भी नहीं देख सकता था। अब टाइमर सिर्फ 20 मिनट पर आ गया है। सनन सोचता है, समय तो बड़ी तेजी से निकल गया, यहाँ तक कि चैट भी अब शांत हो गई है। अब दूसरी मंजिल क्लियर करने का वक्त करीब आ चुका है। क्या मैं फिर से सरवाइव कर पाऊंगा? लेकिन फिर वो खुद को मजबूत बनाकर कहता है, नहीं, मैं जरूर जिंदा रहूंगा। काउंटडाउन खत्म होने ही वाला है। और फिर से एक विंडो पॉप होती है। क्या आप ट्रायल एक्सेप्ट करना चाहेंगे? सनन यस चुनता है और एक पोर्टल खुलता है। इस बार वो जंगल जैसी जगह में पहुंचता है। नोटिफिकेशन आता है, अब आप टावर ऑफ ट्रायल्स की सेकंड फ्लोर में एंटर हो चुके हैं। सनन आसपास देखता है और कहता है, लगता है इस बार जंगल है। अब ट्रायल का मकसद बताया जाता है। इस ट्रायल का टॉपिक है असैसिनेशन। दिए गई टाइम लिमिट में ऑक ट्राइब के लीडर को मारना होगा। सनन ऊपर पहाड़ से नीचे एक छोटे से गांव को देखता है जो पूरी तरह ऑक से भरा हुआ है। वो हैरान और घबराया हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ कई ऑक्स हथियारों से लैस हैं। सनन कहता है, मुझे उस जगह जाना है जो ऑक से भरी पड़ी है और वहाँ के लीडर को हराना है। अब सनन एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है और वहाँ के हालात को देख रहा है। वो सोचता है, आमतौर पर रंजन्स में ऑक्स के बीच गार्ड्स होते हैं और अगर गार्ड है तो हंटर भी जरूर होगा। सिर्फ एक ऑक हंटर से लड़ना ही मुश्किल होता है और यहाँ तो ऑक्स की पूरी भीड़ है। उन्हें हराने के लिए तो ई रैंक हंटर्स की पूरी पार्टी चाहिए होती है। वो भी इस बात की गारंटी नहीं कि मैं जिंदा बचूं। वो पीछे हटने ही वाला होता है कि अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो मुस्कुराता है। वो लकड़ी इकट्ठा करता है और उन्हें इन्वेंट्री में डाल देता है। वो खुश होता है कि इन्वेंट्री काम कर रही है। सनन सोचता है, भले ही ऑक्स दिखने में सुस्त सुअर जैसे लगते हैं, लेकिन वो बहुत मेहनती होते हैं। उनके हंटर हर सुबह शिकार पर जाते हैं और सूरज ढलने पर वापस आते हैं। यानी मेरे पास काफी समय है इस ट्रायल को पास करने का। एक ही तरीका है, आग। अब ऑक्स जाने लगते हैं और सनन सोचता है, हंटर एसोसिएशन के मुताबिक ऑक गार्ड्स हमेशा पहरे पर नहीं रहते। वो खाना खाने या आराम करने गांव लौटते हैं। सनन इन्वेंट्री से लकड़ी निकालकर झाड़ी में फेंकता है जिससे आग लग जाती है। ऑक्स भी नोटिस करते हैं और आग बुझाने की तैयारी करते हैं। सनन सोचता है, अगर मैंने गांव को आग से घेर दिया तो मुझे उन हंटर ऑक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अभी वापस लौट रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कम से कम 2 ऑक वर्कर्स को मारना होगा। जैसे ही एक ऑक बाल्टी में पानी भर रहा होता है, सनन उसके पीछे जाकर अपनी तलवार से उसे मार देता है। तभी उसकी यूनिक स्किल एक्टिवेट होती है और वो ऑक की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है, यही तो मैं चाहता था। अब उसकी प्रोफिशिएंसी 9% हो जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑक खड़ा है। वो तुरंत पलटता है और ऑक का अटैक शील्ड से ब्लॉक करता है। वो फिर से अपनी अब्सॉर्ब स्किल से ऑक की स्पिरिट ले लेता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी स्टैट्स बढ़ जाते हैं। अब ऑक गार्ड भी मारा जाता है और उसकी स्पिरिट भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है, अगर मैं लापरवाही करता तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था। वो गांव की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे 3 ऑक्स मिलते हैं, 3 वर्कर, एक गार्ड और एक बूढ़ा क्लैन हेड, कुल 5। सनन सोचता है, अगर मैं गार्ड से संभल कर लड़ूं तो क्लैन हेड को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गार्ड की स्पिरिट अब्सॉर्ब करने के बाद वर्कर्स अब कोई खतरा नहीं है। वो ऑक्स को मार गिराता है, लेकिन फिर अचानक एक और ऑक पीछे से हमला करता है। सनन शील्ड से उसे रोक लेता है। हम देखते हैं कि क्लैन हेड गार्ड से अलग खड़ा है, यानी अब गार्ड ही आखिरी रुकावट है। सनन उसके हमले डॉज करता है और तलवार से उसे मार देता है, लेकिन तभी क्लैन हेड एक फायर स्पेल तैयार करता है और सनन पर फेंक देता है। सनन उसे शील्ड से रोकने की कोशिश करता है। ऑक को लगता है सनन मर गया, लेकिन वो सही सलामत बाहर आता है। नोटिफिकेशन आता है, अचीवमेंट मिला, वह जिसने एंड्योर्स फायर को सहा। एक नई स्किल बनी है, फायर रेसिस्टेंस। सनन कहता है, ओह, इससे मेरी स्टेमिना भी बढ़ गई। अब गार्ड से लड़ने का खतरा काफी कम हो गया है। अब वो क्लैन हेड की ओर बढ़ता है। क्लैन हेड फिर से फायर स्पेल चार्ज करता है, लेकिन सनन उसकी स्टाफ वाली हथेली ही काट देता है। दर्द में ऑक चिल्लाता है और डर के मारे भागकर अपने कमरे में छिप जाता है। सनन गुस्से में उसका पीछा करता है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ता है, अंदर का सीन देखकर वो चौंक जाता है। ऑक 2 छोटे बच्चों को पकड़े हुए है। उनमें से एक बच्चा सनन के पैर पकड़ता है और रहम की भीख मांगता है। सनन सोचता है, तो तुम लोग भी फैमिली को अहमियत देते हो। वो चुप हो जाता है और उसे अपने परिवार की बातें याद आने लगती हैं।
जब वो उसे कह रहे थे कि भाग जाओ और छुप जाओ। सनन को यकीन है कि वो जरूर बच जाएगा। तभी एक बच्चा उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सनन तुरंत उसकी खोपड़ी में छुरा घोंप देता है और कहता है, कितना बेवकूफ है तू। अब बचे हुए 2 ऑक्स उस पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन सनन सोचता है, अगर मैं भूत भी बन जाऊं तब भी तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स की नस्लें काट डालूंगा, और वो दोनों को भी एक ही वार में खत्म कर देता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है, बधाई हो, आपने टावर ऑफ ट्रायल्स की सेकंड फ्लोर को क्लियर कर लिया है। अब आप वापस वेटिंग एरिया में लौट रहे हैं। संगन कहता है, अब मैं ये शील्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन इस बार मैं जिंदा हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से, बस थोड़ा सा और मैं मर ही जाता। सनन एक विंडो को नोटिस करता है, जिससे पता चलता है कि अब तक आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मर चुके हैं। वो सोचता है, कितना क्रूर है ये ट्रायल। तभी चैट में एक मैसेज देखकर वो चौंक जाता है। किसी ने लिखा है कि उसने क्वेश्चन वॉच का यूज करके अर्थ लौटने का तरीका खोज लिया है। सनन ये जानकर हैरान रह जाता है और सोचता है, इन्फॉर्मेशन ये 5 कमांड्स में से एक है जिन्हें टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर यूज किया जा सकता है। विंडो खुलती है और संगन से कहती है, अपना सवाल लिखिए। मॉडरेटर उसका जवाब देगा और हर बार जब आप एक फ्लोर क्लियर करेंगे आपको एक क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। सनन सोचता है, मैं भी अपना क्वेश्चन वाउचर यूज कर सकता हूँ। अब जो जानकारी लोगों ने क्वेश्चन वाउचर से पाई वो चैट रूम में शेयर की जा रही है। ये चैट अब एक तरह का इन्फॉर्मेशन हब बन चुका है। मुख्य बात यह है, 5वीं फ्लोर क्लियर करने पर आपको एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन मिलेगा, जिससे आप कुछ दिनों के लिए अर्थ लौट सकते हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि 7वीं फ्लोर के बाद टावर का सिस्टम और भी बड़ा हो जाता है और वहाँ ऐसे आइटम मिलते हैं जो आपको हमेशा के लिए अर्थ लौटने का मौका दे सकते हैं। सनन सोचता है, अगर मैं अर्थ पर अपनी अभी की पावर्स के साथ वापस जाऊं तो मैं एवांक हंटर बन सकता हूं। लेकिन वो दुखी होता है क्योंकि वो अभी वापस नहीं जा सकता। वो सोचता है, काश अर्थ पर ये पावर्स होती तो ये तो एकदम चीट कोड होता। और फिर उसे याद आता है, मैंने तो अभी सिर्फ 2nd फ्लोर ही पार किया है, 8वीं फ्लोर अभी दूर है। लेकिन चलो पॉजिटिव सोचते हैं, मेरी स्टैट्स जो पहले कुछ नहीं थी अब एवरेज होकर 20 के करीब पहुंच रही है। वो अपनी जैकेट जमीन पर फेंकता है और जो स्पिरिट्स उसने इकट्ठा की है उन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी स्टैट्स तेजी से बढ़ती है। सनन सोचता है, ये ताकत तो फूट ही रही है शरीर से। क्या ये वही चीज है जिसे बियॉन्ड ह्यूमन रेल्म कहते हैं? वो बेहद तेजी से दौड़ता है लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दीवार से टकरा जाता है। वो कहता है, इस अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की वजह से मेरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो गई है। अब वो स्टोर खोलता है और एक डेड ट्री शील्ड खरीदता है जिसकी कीमत होती है 2100 पॉइंट्स। इसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और पिछले ट्रायल में मिले आइटम्स निकालता है, एक ब्लैक स्टील दागा और एक असासिन्स केप। वो खुद से कहता है, अगले ट्रायल से पहले मुझे अपने सभी आइटम्स और स्टैट्स की आदत डालनी होगी। मैं अब इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि कोई पास भी नहीं आ सकेगा। फास्ट फॉरवर्ड, अब हम सनन को एक गुफा में देखते हैं। नोटिफिकेशन आता है, 10 सेकंड के बाद गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर करेगा। वो फिर तैयार हो जाता है और सोचता है, संत गोलम की तरह ये कहीं से भी आ सकता है, पूरी तरह तैयार रहना होगा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है नोटिफिकेशन आता है, गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर कर रहा है। हम देखते हैं कि सन यन के पीछे एक शादवी फिगर आकर खड़ा हो चुका है। सन यन उसे देखता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गार्डियन पहले ही उसे काट चुका होता है, लेकिन फिर भी सन यन एक जोरदार किक मारकर गार्डियन को खुद से दूर कर देता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और सन यन पसीने से लथपथ है। वो खुद को हील करना शुरू करता है और सोचता है, अगर मैं अभी नहीं हिलता तो ये मेरी रीढ़ की हड्डी काट देता। फिर उसे गार्डियन की पोजीशन देखकर एहसास होता है कि वो उसकी मूव्स की नकल कर रहा है। सन यन तेजी से उसकी तरफ भागता है, सोचते हुए कि जैसे ही क्लैश होगा सब साफ हो जाएगा। वो गार्डियन के पीछे आ जाता है। गार्डियन उस पर रिएक्ट करता है लेकिन सन यन उसे फिर भी काटने में सफल रहता है। हालांकि गार्डियन खुद को हील करने लगता है और सन यन सोचता है, ओह ये भी हीलिंग स्किल यूज कर सकता है अब की बार। गार्डियन उसी मूव से सन यन पर अटैक करता है जो उसने पहले किया था, लेकिन सन यन समझ जाता है और कहता है, मुझे पता था तू मेरी नकल कर रहा है, और एक जोरदार किक मारता है। गार्डियन दूर उड़ जाता है और सन यन उसका पीछा करते हुए सोचता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी ही तलवारबाजी की कमजोरियों को यूज करके इसे हरा सकता हूँ। अब सन यन के अटैक गार्डियन को डिफेंस में ला देते हैं। सन यन सोचता है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन तभी गार्डियन की तलवार उसकी तरफ बढ़ती है। ये देखकर सन यन चौंक जाता है लेकिन समय रहते ब्लॉक कर लेता है और सोचता है, ये क्या था। फिर से गार्डियन सन यन की मूव्स को कॉपी करता है और सन यन सोचता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। गार्डियन फिर से उस पर कूदता है लेकिन सन यन ने अपनी असासिन केप की एक स्किल यूज की है जिससे उसकी स्पीड 15% बढ़ गई है। सन यन सोचता है कि ये फाइट ज्यादा लंबी नहीं चल सकती, स्किल का टाइम बस 1 मिनट बचा है, उसे जल्दी खत्म करना होगा। सन यन तेजी से दौड़ता है। गार्डियन उस पर तलवार से वार करता है लेकिन सन यन नीचे झुककर उसके हाथ पर किक मारता है ताकि उसकी गार्ड टूटे और फिर तलवार से वार करता है। सन यन पीछे मुड़कर सोचता है, काम कर गया, लेकिन तभी गार्डियन अपना हाथ बढ़ाता है और सन यन का हाथ काट देता है। सन यन दर्द में चिल्लाता है,
अभी सब खत्म नहीं हुआ, मुझे ध्यान देना होगा। गार्डियन बस चुपचाप खड़ा रहता है। सन यन देखता है और सोचता है ये हिल भी नहीं रहा, भले ही इसकी हीलिंग स्किल बहुत तगड़ी है, फिर भी थोड़ा तो समय लगेगा। यही मौका है इसे खत्म करने का, लेकिन तलवार के बिना कैसे करूं? उसकी स्किल का समय बस 10 सेकंड बचा है। वो सोचता है शायद ये पागलपन है, पर कोशिश करके मरना बेहतर है बजाय बेवकूफी से मरने के। और फिर अपनी शील्ड लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। गार्डियन फिर से जागता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सन यन अपनी शील्ड से उसे जोरदार टक्कर देता है। गार्डियन जमीन पर दूर तक लुढ़क जाता है, बुरी तरह घायल होता है, लेकिन अभी भी जिंदा है। सन यन पास आकर अपनी शील्ड उसके गले पर मारता है और कहता है मर जा। उसका सिर उड़ जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो, आपने टावर ऑफ ट्रायल्स की तीसरी मंजिल क्लियर कर ली है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सन यन चौथी मंजिल की वेटिंग रूम में आता है। वो पूरी तरह ठीक हो चुका है, सारी चोटें और डिबब्स भी खत्म हो चुके हैं। वो दीवार छूता है और एक मुक्का मारता है, दीवार में गड्ढा बन जाता है। वो मुस्कुराता है और कहता है लगता है मैं पूरी तरह ठीक हो गया। अब उसके पास तीसरी मंजिल के डॉपलगैंगर की स्पिरिट भी है, जो उसे उस लेवल को क्लियर करने के बाद मिली। वो कहता है बाकी सभी मॉन्स्टर्स की तुलना में इसकी स्पिरिट कहीं ज्यादा डेंस है। एक और नोटिफिकेशन आता है, उसकी नेक्रोमेंसी 100% प्रोफिशिएंसी पर पहुंच गई है और एक रैंक ऊपर बढ़ गई है। अब वो ई रैंक पर है। अब जब वो किसी स्पिरिट को अब्सॉर्ब करता है तो वो उस स्पिरिट की एक अवेकन स्किल भी रैंडमली हासिल कर सकता है। इस सभी स्किल्स के बराबर चांस के साथ सन यन चौंक जाता है और सोचता है ये वैसा ही है जैसे मुझे फास्ट रिकवरी मिला था। मौत के करीब पहुंचकर ही ऐसे स्किल्स मिलते हैं। मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना ओवरपावर ट्रेट मिलेगा। खैर अब तो किस्मत पर निर्भर है। अब वो फिर से कम्युनिटी में जाता है और कहता है अब ये मेरी तीसरी बार है। वेटिंग रूम अब तो घर जैसा लगने लगा है। वहाँ चैट रूम में किसी ने अगली ट्रायल की जानकारी शेयर की है। ये एक इंटीग्रेटेड ट्रायल है। सन यन सोचता है लगता है अब हमें एक टीम बनाकर साथ काम करना होगा, लेकिन किसी और ने चैट में लिखा शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, पर मैंने इस कंपटीशन का थीम पता किया है। ये हंटर्स के बीच मुकाबला है। ये सुनकर सन यन चौंक जाता है और सोचता है इस बार की ट्रायल में शायद मुझे किसी और को मारना पड़ेगा। अब चौथी मंजिल की ट्रायल शुरू होने का नोटिफिकेशन आता है। आपका मैच एक और चैलेंजर के साथ हो गया है। चौथी मंजिल की ट्रायल अब शुरू होगी। बचने का समय 1 दिन। क्लियर कंडीशन, इस समय सीमा के भीतर गॉब्लिन किंग को हराना। अगर चैलेंजर टीम मर जाती है या समय खत्म हो गया तो सजा मृत्यु। अब 3 लोग एक सर्कल में समन होते हैं और बस खड़े रहते हैं। सन यन सोचता है ये तो ऑकवर्ड है। तभी एक लड़की बोलती है अब जब हम एक टीम है तो क्यों ना इंट्रोडक्शन से शुरू करें। मेरा नाम लीहन है, मैं टीम को सपोर्ट करने में स्पेशलाइज करती हूँ और मैं इवांग हंट थी। फिर एक भारी आवाज में एक और लड़का कहता है हंटर मैं ठीक है, मेली सहन हूँ, मैं क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज करता हूँ और दीवांग हंटर था। सन यन सोचता है ये इतना अकड़ क्यों रहा है, शायद पहले बड़ा नाम रहा होगा। अब सन यन खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मिलकर अच्छा लगा, मैं हंसन हूँ, मैं भी क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज करता हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया में मैं हंटर नहीं था। हंटर बनने की उम्मीद थी मुझे। सांगहन कहता है क्या तुम हंटर बनने की सोच रहे थे? और फिर सांग यन से कहता है बेकार में मुझे परेशान मत कर। एस यन जवाब देता है मुझे भरोसा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। वो आदमी कहता है हाँ जरूर, लेकिन पहले से ही बता दूं, अगर मुझे लगा कि तुम टीम के लिए नुकसानदायक हो तो मैं तुम्हें टीम से बाहर कर दूंगा। सांगहन को अपना अतीत याद आता है और वो सोचता है हाँ मैं तो इन चीजों का आदी हो चुका हूँ, मैं भूल ही गया था। फिर सांगहन कहता है ए न्यूबी, पीछे ही रहो और मॉन्स्टर्स को संभालो। वो सोचता है भले ही मुझे ये बंदा पसंद नहीं, लेकिन इसमें काबिलियत तो है। टावर ऑफ ट्रायल्स में सिर्फ स्किल्स ही मायने रखती हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आता है। इस ट्रायल का थीम है 3 वर्सेस 3 कंपटीशन। अपनी टीम के साथ काम करो और दूसरी टीम से पहले ट्रायल पूरा करो। कासल का बड़ा दरवाजा खुलता है और ढेर सारे गॉब्लिन्स बाहर आते हैं। वो सब सनन पर हमला कर देते हैं और वो कहता है ये सब गॉब्लिन्स इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैसे चल रहे हैं? न्यूबी क्या कर रहे हो, जल्दी लड़ो। ये सुनकर सनन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम तो ये भी नहीं देख रहे कि हो क्या रहा है। हायुन कहती है मैं स्पेल पूरा करने ही वाली हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो, लेकिन सांगहन उस पर चिल्लाता है चुप रहो, अभी मुझे बफ करो। वो जवाब देती है मैं पहले ही सारे सपोर्टिव स्पेल्स यूज कर चुकी हूँ। सांगहन कहता है लगता है उसे मदद की जरूरत है, जरा जा रहा हूँ। हायुन कहती है रुको, अगर तुम अपनी पोजीशन छोड़ दोगे तो मेरी बैग कौन संभालेगा? जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसे शॉक लगता है। सारे गॉब्लिन्स पहले ही खत्म हो चुके थे और फिर हम देखते हैं और भी ज्यादा गॉब्लिन्स सांगहन पर हमला करते हैं। एक बड़ा गॉब्लिन उसकी तलवार गिरा देता है और एक उस पर कूद जाता है। सांगहन चिल्लाता है काश ये फ्लिपिंग न्यूबी मेरी टीम में न होता। तभी अचानक सनन आकर उस गॉब्लिन को काट देता है। सांगहन शॉक हो जाता है। वो देखता है कि सन यन उसके सामने खड़ा है और कहता है पीछे रहो, तुम सिर्फ मुसीबत हो। लेकिन सनन तेजी से दौड़ता है और सारे गॉब्लिन्स को स्पीड में काट देता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है अचीवमेंट अनलॉक्ड गॉब्लिन हंटर। सांगहन हैरान हो जाता है और सनन सोचता है लगता है ये लोग मेरी यूनिक ट्रेड सॉर्ड एनजी नहीं देख सकते, अब मैं आराम से इनकी स्पिरिट अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके सारे स्टैट्स फिर से
परमानेंटली बढ़ जाते हैं। साथ ही उसे गॉब्लिन रेंजर की एक स्किल भी मिलती है, रेंजर्स नॉलेज, जिससे उसकी फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाती है और दुश्मनों को दूर से देख पाना आसान हो जाता है। वो दूर तक देखता है और सोचता है, ओह यह वाइडन व्यू जैकपॉट। सांघन हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वो तो कमजोर गॉब्लिन्स थे, लेकिन अच्छा किया। हायन और सनन चुप रहते हैं। एसियन कहता है, अब से मैं लीड लूंगा और टीम को कमांड दूंगा। ऐसा करना टीम के लिए बेहतर रहेगा। सांघन पूछता है, कोई दिक्कत है क्या? ली सांघन कहता है, ठीक है, इसमें और करना ही क्या है। सनन कहता है, तुम बस हंते ली हायन को प्रोटेक्ट करना और हायन तुम बस वही करती रहो जो कर रही थी, बैक से गाइड करना। वो कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है, हम मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। फिर से वे आगे बढ़ते हैं। गॉब्लिन्स फिर हमला करते हैं। सनन उन्हें मारता है और स्पिरिट अब्सॉर्ब करता है। उसके स्टैट्स फिर से बढ़ते हैं। क्वेस्ट टाइम बचा है 14 घंटे 37 मिनट। अब वे एक उजड़े हुए शहर में पहुंचते हैं। हायन कहती है, मुझे लगा गॉब्लिन्स धीरे धीरे आते हैं, पर अब कुछ अजीब है, बहुत शांत है। सनन कुछ नोटिस करता है और दौड़ पड़ता है। हायन और सांघन दोनों कंफ्यूज होते हैं। फिर हायन देखती है, बहुत सारे गॉब्लिन्स पहले से मरे हुए हैं। सनन कहता है, लगता है कोई और टीम हमसे पहले यहाँ आ चुकी है। सांघन कहता है, इतनी जल्दी? ये तो पागलपन है। वो खून को छूता है और कहता है, अब भी गर्म है, अगर हम जल्दी करें तो शायद उन्हें पकड़ सकते हैं। वो कहता है, अगर दूसरी टीम पहले बॉस तक पहुंच गई तो हम फेल हो जाएंगे और सबकी मौत पक्की है। वो सबको जल्दी करने को कहता है। अब सीन कट होता है। दूसरी टीम पर एक लड़का शील्ड से दुश्मनों को अट्रैक्ट कर रहा है। तभी एक और बंदा पीछे से आता है, एक गॉब्लिन पर बैठ जाता है और कहता है, अब तो गॉब्लिन्स को मार मार कर जी मचल रहा है, ये आखिरी होगा ना। इस सारे गॉब्लिन्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो कूद जाता है और वो आपस में ही एक दूसरे को मार देते हैं। वो नीचे उतरता है और सबको काट देता है। बाकी 2 मेंबर्स आते हैं और कहते हैं, अच्छा काम लियोन। वो कहता है, मैं ही सारा फ्लिपिंग हंटिंग कर रहा हूँ। हे लीजन, खुश हो रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें कैरी कर रहा हूँ। लेयन कहता है, जो भी हो निम, जाओ और बॉस रूम का दरवाजा खोलो ताकि हम जल्दी से काम खत्म करके वापस जा सके। ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ मैं अभी खोलता हूँ। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक नोटिफिकेशन आता है, शर्तें पूरी हो चुकी है। चैलेंजर्स टीम के सभी सदस्य गॉब्लिन किंग स्पाइरल टावर में प्रवेश करेंगे। बॉस बैटल तब शुरू होगी जब 2 में से सिर्फ एक टीम बचेगी। अब कोई भी इस जगह को नहीं छोड़ सकता। एक बड़ा लाल बॉक्स जैसा बैरियर आसपास बन जाता है। लेन हैरान होकर कहता है, ये क्या है? टीम का एक सदस्य कहता है, शन यांग निम, वहाँ देखिए। और सामने से सन यन और उसकी टीम आते दिखाई देते हैं। लेन गुस्से में कहता है, उफ, ये लोग फिर से आ गए, बहुत परेशान कर रहे हैं। सन यन कहता है, मैं खुद उनसे लड़ूंगा। वह ह्योन से कहता है, प्लीज मुझे सिर्फ एजिलिटी बफ दो, बाकी सारे बफ सांघन को दे देना। ह्योन जवाब देती है, मैंने तुम्हारी ताकत अपनी आँखों से देखी है, लेकिन इंसानी हंटर्स मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सन यन कहता है, अगर खतरा हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तब बैकअप तुम संभाल लेना। ह्योन कहती है, ठीक है। वो सन यन को एजिलिटी बफ देती है जो 10 मिनट तक चलेगा। सन यन सोचता है, अब ये साबित हो चुका है कि मैं एक औसत हंटर से बेहतर हूँ। मैंने यहाँ 30 से ज्यादा गॉब्लिन्स को मारा है। लेन अपनी टीम से कहता है, सब तैयार हो जाओ। सन यन तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है और सोचता है, अभी का मैं ये कर सकता हूँ। शन तुरंत जिनु से कहता है, अपनी पूरी ताकत से शील्ड यूज करो। जिनु अपनी स्किल ओपन शील्ड यूज करता है और पूरी टीम को ढकने वाला एक बड़ा शील्ड बना देता है, लेकिन सन यन उस शील्ड पर हमला करता है और उसे तोड़ देता है। जिनु झटका लगने से दूर जा गिरता है। सांघन तुरंत उस पर झपटता है और उसे काट देता है। यह देख सांघन और ह्योन दोनों चौंक जाते हैं। सन यन शन की तरफ देखता है और शन गुस्से में आ जाता है। दोनों में जबरदस्त टक्कर होती है। शन सोचता है, कुछ तो अजीब है, मैं ज्यादा स्किल्ड हूँ लेकिन फिर भी वो मेरे अटैक रोक पा रहा है। सन यन सोचता है, अब और ताकत से वार करना चाहिए। वो पीछे से आता है और कहता है, अब सब खत्म, लेकिन शन उसका वार ब्लॉक कर लेता है, जिससे सन यन हैरान रह जाता है। सन यन नोटिस करता है कि शन की आंखों से उसे अपनी तलवार की दिशा दिख रही है। शन पीछे हटता है और उसी समय सन यन अपनी शील्ड उसकी तरफ फेंक देता है। शन की नजर कुछ पल के लिए ब्लॉक होती है और सन यन उसके पीछे से आकर उसे काट देता है। शन खून थूकते हुए कहता है, ये क्या बकवास। एक नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो, आपने एक स्पेशल टास्क पूरा किया है। ट्रायल 4 के लिए अतिरिक्त इनाम दिए जाएंगे। शन जमीन पर गिरा होता है, हार चुका है। ह्योन देखती है कि सन यन कांप रहा है। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सन यन ठंडे चेहरे के साथ कहता है, मैं ठीक हूँ। ह्योन सोचती है, शायद वो इंसान को मारने के बाद शॉक में है। मैंने सोचा था ये लड़का ठंडा और मजबूत है। सन यन कहता है, मैं सीधा बॉस फाइट करना चाहता हूँ। सब ठीक है, दोनों जवाब देते हैं, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सन यन गॉब्लिन किंग की पीठ पर चढ़ा है और उसे गले में छुरा घोंप कर हरा देता है। नोटिफिकेशन आता है, आपने ट्रायल गोल को पूरा किया, गॉब्लिन किंग को हरा दिया गया है। सांघन उसे देखकर कहता है, ये तो मॉन्स्टर है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो, आपने 4 तेज फ्लो क्लियर कर लिया है।
आपके सारे स्टैट्स 4-4 बढ़ गए हैं। साथ ही एक नई स्किल अनलॉक होती है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन पोर्टल खुलता है। संघन सबसे पहले बाहर निकलता है जैसे ही हियोन और सन यन बाहर जाते हैं। सन यन कहता है, ली हियोन, मैं चाहता हूँ कि तुम सही सलामत अर्थ वापस लौटो। हियोन कहती है, शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन तुमने वही किया जो जरूरी था। अगर तुम नहीं करते तो शायद मुझे करना पड़ता। सन यन कहता है। अच्छा लगा सुनकर। हियोन उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और कहती है, हमने 4 तेज फ्लो की ट्रायल पूरी की। तुम्हारी वजह से थोड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे कोई इनाम नहीं मिला। वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, जब तुम अर्थ लौटो तो व्हाइट सिल्वर गिल्ड की हियोन को जरूर ढूंढना। हियोन के जाते ही सन यन अपनी स्पिरिट की तरफ देखता है और सोचता है, अब जब मैं अकेला हूँ मुझे फैसला करना होगा कि क्या मैं किसी इंसान की आत्मा अब्सॉर्ब करूँ या नहीं। जब मुझे ये ताकत मिली तब मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने ये किया तो मैं वो लाइन पार कर जाऊंगा जिससे वापस लौटना नामुमकिन होगा। वो हाथ उठाकर सोचता है, अब मैंने तय कर लिया है, मुझे ताकतवर बनना ही होगा, लेकिन मैं लोगों को मारकर ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, अगर हालात मजबूर करें तो जरूर हंटर बनने का मेरा सपना अब मेरे अंदर के और भी गहरे इरादों को जगा रहा है। टावर ऑफ ट्रायल्स ने मुझे एक मौका दिया है और मैं इस मौके को पूरी तरह से पकड़ूंगा। मुझे इस ताव में आगे बढ़ते रहना है। अब जब वो वेटिंग रूम में वापस आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम अपडेट किया गया है। ट्रायल टोटलाइजेशन नाम का नया सिस्टम एड हुआ है जो हर चैलेंजर को रैंक देगा। सन यन से पूछा जाता है अपना एलियस दर्ज करे। वो सोचता है और फिर अपना नाम दर्ज करता है। हंटर रैंकिंग स्क्रीन देखकर कहता है, ओह ये तो बड़ा साफ सुथरा है, क्या मैं भी रैंकिंग में हूँ? सन यन नोटिस करता है कि उसकी रैंक 16वीं है। वो सोचता है, मेरी रैंक तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, जो लोग टॉप 50 में है उन्हें पायनियर्स कहा जाएगा। जो लोग 8वीं मंजिल तक पायनियर बने रहेंगे उन्हें एक खास फायदा मिलेगा, हेलो नाम की एक प्रिविलेज। सन यन सोचता है, हेलो क्या होता है? क्या ये कोई स्किल है? फिर वो विंडो बंद करते हुए कहता है, जब वहाँ पहुँचूंगा तब पता चल ही जाएगा। अब वो आराम से बैठकर इंसानों और गॉब्लिन किंग की आत्मा को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी स्टैट्स फिर से परमानेंटली बढ़ जाती हैं। वो कहता है, अब तो सच में लग रहा है कि मैंने इंसानों की लिमिट्स को पार कर लिया है। इसके बाद वो स्टोर खोलता है और एक रिटर्न स्टोन खरीदता है, जिससे वो 3 दिन के लिए वापस उसी जगह जा सकता है जहाँ से वो आया था। वो सोचता है, अच्छा मौका है टेस्ट करने का कि क्या मैं अपना इक्विपमेंट भी साथ ला सकता हूँ। जैसे ही वो रिटर्न स्टोन यूज करता है, नोटिफिकेशन आता है, चैलेंजर हान सनन अब अर्थ पर वापस जा रहा है। एक पोर्टल उसके नीचे खुलता है और वो उसमें खींचकर चला जाता है। फिर अगला नोटिफिकेशन आता है, चैलेंजर हान सनन अपने रेसिडेंस पर लौट चुका है। 3 दिन बाद आप फिर से टावर ऑफ ट्रायल्स में भेजे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो अपने घर ट्रांसपोर्ट हो चुका है। वो अपने बेड पर लेटा होता है और सोचता है, मैं सच में वापस आ गया हूँ। फिर वो सोचता है, सबसे पहले तो मुझे नींद पूरी करनी है, लेकिन तभी उसे बदबू आने लगती है। वो उठता है और कहता है, इस बदबू को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहा लेता हूँ। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि उसका सारा इक्विपमेंट भी उसके साथ ट्रांसपोर्ट हो चुका है। वो सोचता है, मैंने तो बस ट्राई किया था, लेकिन टावर से आइटम्स अर्थ पर लाना वाकई में पॉसिबल है। इसका मतलब बाकी चैलेंजर्स भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे जल्दी करनी चाहिए। जब ज्यादा लोग अर्थ पर लौटेंगे तो आइटम्स भर जाएंगे और हंटर सप्लाईज की कीमत गिर जाएगी। मुझे जल्दी से सब बेच देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ वही लोग आइटम्स बेच सकते हैं जिनके पास हंटर क्वालिफिकेशन है। मेरा तो प्लान था कि जब अगली बार अर्थ पर आऊँ तो बस हंटर एग्जाम के लिए अप्लाई कर दूं। अब वो फोन उठाता है और सोचता है, अब तो पहले से ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। हंटर एसोसिएशन इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को देख रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। वो उठाता है, हेलो, मैं व्हाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर हंग मानहो बोल रहा हूँ। सन यन, ये हन सनन है। मुझे याद है आप मुझे जानते हैं, है ना हंग? हाँ मुझे याद है। अगर मेंबरशिप फी रिफंड करानी है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। सन यन, मुझे रिफंड नहीं चाहिए हंग, सच में। फिर बाद में मूड मत बदलना। सन यन, मैं मूड नहीं बदलूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक मदद चाहिए हंग। अगर तुम फिर से लोटस ट्रेनिंग सेंटर यूज करना चाहते हो तो वो मुमकिन नहीं है। सन यन, मुझे हंटर टेस्ट में आपकी मदद चाहिए हंग। तुम्हें अपनी पिछली एबिलिटी टेस्ट याद है? तुम्हारा रैंक F था, सबसे लोअर स्कोर। सन यन, पता है हंग, तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल या ट्रेट भी नहीं है। सन यन उसे बीच में काटता है, तो अगर मैं मेंबरशिप फीस फिर से भर भी दूं तब भी नहीं हंग। अगर पैसे दे रहे हो तो मना क्यों करूं? सन यन, तो डील पक्की, आज ही हंटर टेस्ट देने में मेरी मदद करो। अब वो नहाता है, शीशे में खुद को देखता है और कहता है, मेरा शरीर भी काफी बदल गया है, लेकिन अब वक्त नहीं है, टेस्ट का टाइम आ गया है, चलना पड़ेगा। बाहर निकलते हुए वो अपने पड़ोसी को देखता है और सोचता है, असामान्य जिंदगी जिसकी मुझे तलाश थी। यहाँ तक कि पड़ोसी को देखकर भी अच्छा लग रहा है। वो उसे ग्रीट करता है और लड़की सोचती है, लगता है ये कोई बड़ा आदमी है जो हंटर बनने की कोशिश कर रहा है। वो भी उसे नमस्ते करती है। सन यन जाते हुए कहता है, फिर मिलते हैं, और लड़की ब्लश करते हुए सोचती है, क्या ये बंदा हमेशा से इतना लंबा था? बाहर निकलकर वो टैक्सी लेने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मिलती, तो वो बिल्डिंग्स पर दौड़ते हुए निकल पड़ता है और सोचता है, वैसे दौड़ते हुए जाना भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब वो हंटर एसोसिएशन पहुंचता है
और डायरेक्टर और टेस्ट इंस्ट्रक्टर से मिलता है सन यन। डायरेक्टर हांग, काफी समय हो गया हांग। इतना भी नहीं हुआ सन यन, कुछ अजीब चीजों में फंसा हुआ था, शायद इसलिए ज्यादा लग रहा है। अब टेस्ट इंस्पेक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं इंस्पेक्टर किम हूँ और आज के हंटर टेस्ट को ग्रेड करने की जिम्मेदारी मेरी है। चूंकि डायरेक्टर हांग ऑब्जर्वर है, इसलिए सन यन को थ्योरी टेस्ट और इंटरव्यू से छूट है। कोई सवाल? सन यन, नहीं, मुझे टेस्ट प्रोसीजर पता है। किम, बहुत बढ़िया, तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। अब वो टेस्ट एरिया में पहुंचते हैं जहां सन यन तलवार लेकर खड़ा है। हांग इंस्ट्रक्टर से कहता है, जैसा कहा था टेस्ट ऐसा बनाओ कि ये फेल हो जाए। किम, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तलवार यूजर्स के लिए सबसे मुश्किल दुश्मन तैयार किया है। वो सन यन से कहता है, तुम टेस्ट की डिफिकल्टी चुन सकते हो, लेवल 1 से लेवल 10 तक। सन यन सोचता है, पहले के टेस्ट में मैं हमेशा लेवल 1 करता था और हर बार एक गॉब्लिन से हार जाता था क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। अब वो कहता है, मैं चुनता हूँ। हांग सोचता है, हम जाहिर है लेवल 1 ही चुनेगा, लेकिन वो चौंक जाता है जब सन यन लेवल 10 चुनता है और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है। हांग पागल है, ये टेस्ट शुरू होता है। उसका टारगेट है फीनिक्स को हराना। फीनिक्स की एक स्किल प्रेडेटर्स रॉ के कारण उसकी मूवमेंट स्पीड 25% कम हो जाती है। उसकी तलवार भी पहले ही क्रैक होने लगती है। हांग सोचता है, ये कभी पास नहीं हो सकता। वैसे भी मैंने इसकी तलवार में भी छेड़छाड़ की है, अब इसे सबक मिलेगा कि अपनी औकात से ऊपर उड़ने का अंजाम क्या होता है। फीनिक्स हमला करता है और सन यन सिर्फ मुस्कुराता है। अब एक फ्लैशबैक दिखता है। डायरेक्टर हांग सोचता है, जब मैं हंटर बना था तब मुझे लगता था मैं सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथियों से मैं पीछे रह गया। आखिर में मैं पीछा नहीं कर पाया। इस दुनिया में टैलेंट ही सब कुछ है। मैंने हार मान ली थी। इंसान तब हार मानता है जब उसे दीवार मिलती है जिसे वो पार नहीं कर सकता। और सन यन, तुम भी हार मान लो। जैसे ही वो सोचता है, सन यन की तलवार टूट जाती है। सन यन सोचता है, चाहे ये वेपन कितना भी लो ग्रेड क्यों ना हो, इसे इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए था। वो डायरेक्टर हांग की तरफ देखता है और सोचता है, कहीं ये डायरेक्टर हांग मुस्कुरा कर सोचता है, अब क्या करेगा तू? एक टूटी तलवार के साथ फीनिक्स अपनी फायरबॉल की ओर से सन यन पर हमला करता है। जैसा मैंने सोचा था, ये स्थिति उससे कहीं बेहतर निकली। चौथी मंजिल की ट्रायल में जो स्किल मिली थी उसे टेस्ट करने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट मौका है। जैसे ही सन यन जमीन पर उतरता है, वह इंस्टेंट एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करता है और सीधे छत की ओर उछलता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, ये तो असासिन्स केप से मिलने वाले मूवमेंट स्पीड बफ से भी बेहतर लग रहा है। फीनिक्स फिर से एक स्पेल चार्ज करता है, लेकिन सन यन उसकी सिर पर कूद जाता है और उसकी आंख में चाकू घुसेड़ देता है। सन यन कहता है, जैसा सोचा था, ब्लेड थोड़ी छोटी थी। इसके बाद वह फ्लोर का एक टाइल उखाड़ता है और फीनिक्स की ओर फेंकता है। वो टाइल सीधा फीनिक्स के सिर पर लगता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। फिर जाकर वहीं गिरता है जहां डायरेक्टर और इंस्ट्रक्टर खड़े थे। डायरेक्टर हांग हैरानी से कहता है, ये क्या था? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इसके बाद अनाउंसमेंट होता है, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। सन यन हंसते हुए डायरेक्टर हांग से कहता है, आप ठीक है न? मुझे नहीं पता था कि टाइल वहां जाकर गिरेगा। कुछ समय बाद एक लड़की सन यन को उसका हंटर कार्ड देती है और कहती है, आप अब आधिकारिक रूप से हंटर एसोसिएशन में रजिस्टर हो चुके हैं। सन यन पूछता है, अब मैं जंगल में जा सकता हूँ और आइटम बेच सकता हूँ, है न? वो कहती है, हाँ बिल्कुल। सीन कट होता है और डायरेक्टर हांग गुस्से में चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था कि वो 10 सेकंड में फेल होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर जवाब देता है, हमने आपकी बात के अनुसार सब कुछ किया ताकि सन यन पास न हो सके, पर उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। हांग कहता है, तो उसका रैंक थोड़ा और कम क्यों नहीं किया? इंस्ट्रक्टर बोलता है, और कम कैसे करता? उसने 10 सेकंड में मॉन्स्टर को मार डाला। दी रैंक से कम दूं तो एसोसिएशन से शिकायत मिलती। तभी सन यन वहां आ जाता है। इंस्ट्रक्टर उसे बधाई देता है। सन यन डायरेक्टर हांग से कहता है, आप ठीक नहीं लग रहे, कुछ हुआ क्या? हांग मुस्कुराता है और कहता है, बधाई हो हंटर हान यन। सन यन जवाब देता है, अब याद आया हैंगमैन हो, आपका रैंक एसी था, है ना? याद है आपने मुझे फेलियर कहा था। सच कहूँ तो असली फेलियर तो आप हैं। डायरेक्टर हांग को गुस्सा आ जाता है और वह हमला करने की कोशिश करता है। सन यन मन में सोचता है, जैसा सोचा था प्रोवोकेशन काम कर गया। सन यन उसका पंच डॉज करता है और उसके पेट में जोर से मारता है। ये सेल्फ डिफेंस है। फिर उसे थप्पड़ मारता है और ये बदला है। हांग उड़कर गिरता है और सोचता है, ऐसी रैंक की पावर कैसे हो सकती है ये? बाहर इंस्ट्रक्टर किम सन यन से कहता है, हम चाहते हैं कि आप हंटर एसोसिएशन के एक्सक्लूसिव हंटर बने। वो कहता है, सैलरी कम से कम 1 मिलियन वॉन होगी और ज्यादा भी हो सकती है। सन यन जवाब देता है, 1 मिलियन वॉन ये तो काफी है, पर मुझे लगता है आपने टेस्ट की डिफिकल्टी मैनिपुलेट की थी। वो कार्ड फेंक देता है और कहता है, मैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस पर भरोसा न हो। 2 दिन बाद न्यूज में बताया जाता है कि कई हंटर्स को टावर ऑफ ट्रायल्स में अचानक बुला लिया गया है। क्लान्स ऐसे हंटर्स की तलाश कर रहे हैं। सन यन कहता है, अब सबको टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में पता चल गया। मैंने अच्छे दाम पर इक्विपमेंट बेचा और 3 दिन काफी प्रोडक्टिव रहे। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, तुम जल्द ही टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस लौट जाओगे। सन यन सोचता है, अब फिर से ग्रो करने का मजा मिलेगा। वो वापस उसी वेटिंग रूम के बेड पर ट्रांसपोर्ट होता है और कहता है, जैसा सोचा था
ताओ में मैं अपने आइटम्स यूज कर सकता हूँ, वो कहता है। चलो अब वार्म अप करते हैं और फाइट फ्लोर की ट्रायल में चलते हैं। नोटिफिकेशन आता है, अचीवमेंट अनलॉक्ड, द फर्स्ट रिटर्नर, स्किल अनलॉक्ड, आइज ऑफ द ट्रूथ। इस स्किल से वो मैजिक पावर से किसी भी चीज का सच देख सकता है और किसी के झूठ को पहचान सकता है। सन यन खुशी से कहता है, अब मैं आइटम्स और लोगों की डिटेल्स भी देख सकता हूँ और ये भी समझ सकता हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। ये तो शानदार है। वो स्टोर से थंडर सॉर्ड और सीक्रेटिव हंटर शील्ड खरीदता है और कहता है, तलवार महंगी है लेकिन इसकी बोनस एबिलिटीज शानदार है। अब वह 5वीं मंजिल की ट्रायल में एंटर करता है। लोकेशन, एक पहाड़ी इलाका। मिशन, वुल्फ गॉज के बॉस वुल्फ पर्सन को हराना। समय, एक दिन सन यन जैसे ही पहुंचता है, ढेर सारे वुल्व्स उस पर हमला कर देते हैं लेकिन वो एक ही वार में सबको खत्म कर देता है। तभी 3 बड़े सफेद वुल्व्स आते हैं और एक छोटे वुल्फ को खा जाते हैं। सन यन मुस्कुराता है, अब मजा आएगा। वो सभी पर हमला करता है और सोचता है, क्या मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। नोटिफिकेशन आता है, हंट दाग स्किल अब E+ रैंक पर पहुँच गया है। फास्ट रिकवरी अब D रैंक पर है। वह सोचता है, मुझे अब एक नई सॉर्ड स्किल भी चाहिए। अंत में वह सभी को मार देता है और उनकी स्पिरिट अब्सॉर्ब कर लेता है। नेक्रोमेंसी की प्रोफिशिएंसी अब 16% हो चुकी है। वो वुल्फ गॉज के बीच में पहुंचता है और देखता है कई मरे हुए वुल्फ्स पड़े हैं। ये कोई टेरिटरी फाइट नहीं लग रही, इन पर तलवार से वार हुए हैं। वह आइज ऑफ ट्रूथ से जांच करता है, ये ओर से किया गया कट है और बहुत उच्च स्तर की ओर है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो एक गुफा की ओर भागता है। गुफा से वुल्फ पर्सन उड़ता हुआ बाहर गिरता है, मर चुका होता है। नोटिफिकेशन आता है, पहली शर्तें पूरी हो गई हैं। वुल्फ पर्सन मर चुका है, कारण अनधिकृत घुसपैठिया पाया गया है। अब ट्रायल का नया मिशन, ए इंटरडायमेंशनल घुसपैठिए को मारो। सन यन हैरान हो जाता है, दूसरे डायमेंशन से कोई इस ट्रायल में घुस आया। इंट्रूडर कहता है, कोहा तुम अभी तक जिंदा हो क्योंकि तुम इस ट्रायल के ओनर हो, इसलिए जिंदा बचे हो। सन यन चुप रहता है। इंट्रूडर कहता है, डर के मारे बोल नहीं पा रहे क्या। इंट्रूडर अटैक करता है। सन यन वुल्फ पर्सन की लाश को उसके सामने फेंकता है लेकिन इंट्रूडर उसे काट देता है। सन यन पीछे से हमला करता है लेकिन उसका वार इंट्रूडर की आर्मर को नहीं भेद पाता। इंट्रूडर कहता है, गॉचर, और हमला करता है। सन यन अपनी शील्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन शील्ड टूट जाती है और वो दीवार से टकरा जाता है। उसका हाथ टूट जाता है। इंट्रूडर कहता है, सोच भी नहीं सकता था कि अगर तुम मेरी ऑरा ब्लॉक कर दोगे तो ये कम परेशान करने वाला होता। कट जाने से बेहतर होता लेकिन फिर भी। संगन चिल्लाता है, इंट्रूडर, मैंने ये कभी सुना नहीं। इंट्रूडर जवाब देता है, एक प्राइमेट से उम्मीद के मुताबिक तुम्हें पता भी नहीं कि फ्लोर इंट्रूजन क्या है। सन यन पूछता है, ऐसे ये हमेशा मेरे ट्रायल्स में क्यों होता है। इंट्रूडर कहता है, मुझ पर मत दोष डालो, टॉवर वैसे ही है, मैं इसे जल्दी खत्म कर देता हूँ। लेकिन सन यन बोलता है, रुको, कम से कम ये तो बताओ फ्लोर इंट्रूजन क्या है। इंट्रूडर सन यन को देखता है और कहता है, मजाल है तुम जल्दी मरने वाले हो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह समझाता है कि 8वीं मंजिल पर जो फीचर खुलता है उसे फ्लोर इंट्रूजन कहते हैं। इसके लिए स्टोर में पास खरीदा जा सकता है जिससे दूसरे लोगों के ट्रायल्स में दखल दिया जा सके। सन यन पूछता है, तुमने प्रिमिटिव डायमेंशन कहा था, मतलब तुम किसी दूसरे वर्ल्ड से हो। इंट्रूडर कहता है, तो फिर मैं और कहां से आया हूँ। सन यन कहता है, समझ गया, और उठकर उसे आई ऑफ ट्रूथ से देखता है। नोटिफिकेशन आता है कि वह सच बोल रहा है। संगन सोचता है, तो वो झूठ नहीं बोल रहा। इंट्रूडर गुस्से में कहता है, तुमने बहुत साहस दिखाया, मेरी जजमेंट करने की कोशिश कैसे की। संगन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो अब क्या करोगे। इंट्रूडर चिल्लाता है, कैसे एक प्राइमेट ऐसा बोल सकता है। संगन कहता है, तुमने मुझे जानकारी दी तो क्या तुम कुछ दिलचस्प सुनना चाहते हो। मेरे पास एक पेन रेसिस्टेंट स्किल है इसलिए मेरा हाथ दर्द की वजह से नहीं थाम रहा हूँ। अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरी एक्सेलरेटेड रीजनरेशन उसे खुद ठीक कर देगी। मैंने ऐसा इसलिए किया कि जानकारी पाने के लिए मुझे नुकसान उठाना पड़े। इंट्रूडर गुस्से में जवाब देता है, तुम हीलिंग एबिलिटीज वाले सॉर्ड्समैन थे पर तुम जल्द मरने वाले हो, ये बदलता नहीं। संगन कहता है, बुरा हुआ मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। संगन सारी आत्माएं जो उसने इकट्ठा की थी अपने अंदर समेट लेता है और अपने स्टैट्स काफी बढ़ा लेता है। इंट्रूडर हैरान होकर कहता है, तुम हीलिंग और बफिंग स्किल्स भी रखते हो। संगन असासिन स्केप स्किल इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है और साथ ही इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल भी एक्टिवेट करता है। इंट्रूडर घबराता है और कहता है, पागलपन है, 5वीं मंजिल के चैलेंजर्स के पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। संगन उस पर तेजी से हमला करता है और इस बार इंट्रूडर डिफेंसिव हो जाता है। इंट्रूडर कहता है, क्या इसलिए कि ये 5वीं मंजिल है, मेरी एबिलिटीज पर रोक ज्यादा है। वह अपना अटैक चार्ज करता है और चिल्लाता है, फ्लिपिंग प्राइमेट। संगन उसकी ओर महसूस करता है और अटैक से बच जाता है। इंट्रूडर अपने अटैक से पहाड़ के हिस्से काट देता है। संगन सोचता है, और एक हाई लेवल स्किल है
इसे लगना खतरनाक होगा, लेकिन मेरी स्टैट्स ज्यादा है, इसलिए फेटल इंजरी से बच जाऊंगा। असली दिक्कत है उसकी आर्मर, जो मेरे करंट एबिलिटी से नहीं फोड़ा जा सकता। फिर भी सन जन लगातार हमला करता रहता है और उसका अटैक लाइटनिंग से इंट्रूडर को घेर लेता है। इंट्रूडर दर्द में चिल्लाता है, सोचता है ये क्या हो रहा है। सन जन के सौद में 10% चांस होता है इलेक्ट्रोक्यूट इफेक्ट लगने का। इंट्रूडर जमीन पर गिरकर खून उगलने लगता है। सांगन सोचता है, अगर उस आर्मर को पैरालिसिस रेसिस्टेंस होती तो दर्द होता, पर अच्छा हुआ ये कोशिश काम आई। इंट्रूडर कहता है, इस सामान्य हालत में मैं जीत जाता। कैसे 5वीं मंजिल का चैलेंजर इतने सारे स्किल्स रख सकता है। सांगन कहता है, तुम ही गलती कर रहे हो अपनी आर्मर और हाई रैंकिंग स्किल्स पर भरोसा करके। सांगन अंत करने के लिए तैयार होता है। इंट्रूडर कहता है, रुको, मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ जो तुम जानना चाहते हो। सांगन कहता है, मुझे नहीं चाहिए, और उसे मार देता है। इंट्रूडर मौत के साथ कहता है, तुम बेदर्द बार्बेरियन हो। सांगन सोचता है कि अब उसे मारने में सुन्नता आ रही है, लेकिन अगर हर बार असहज महसूस करूं तो बड़ा मसला है। उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने टावर ऑफ ट्रायल्स की 5वीं मंजिल पूरा कर ली है। इंट्रूडर का शरीर गायब होने लगता है। सांगन जल्दी से उसकी आत्मा को अवशोषित कर लेता है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने चैलेंजर कार्डर ड्रैक्स की सोल अब्सॉर्ब की, प्रोफिशिएंसी 15% इंक्रीज हुई। सांगन कहता है, लगभग उसकी आत्मा नहीं ले पाया। अगर तुम दूसरी डायमेंशन में मरो तो क्या तुम भी गायब हो जाओगे। वह सोचता है, वो हैरान है कि रिवॉर्ड मैसेज क्यों नहीं आ रहा। तभी एक विंडो आती है कि इस ट्रायल की डिफिकल्टी और रिवॉर्ड संतुलित नहीं है, इसलिए रिवॉर्ड्स बदले जाएंगे। उसे एक स्किल मिलता है, 3 लैसरेशंस, जो माइनस रैंक की स्किल है। साथ में 7500 पॉइंट्स और 3500 अतिरिक्त पॉइंट्स मिलते हैं। सांगन सोचता है, सी रैंक रिवॉर्ड को ए रैंक रिवॉर्ड से बदल दिया गया। ये दिखाता है कि इंट्रूडर नाइट कितना ताकतवर था। ए ग्रेड स्किल पाना कमाल है। फिर वह फिर से पोर्टल में प्रवेश करता है और 6ठी मंजिल की वेटिंग रूम में पहुंचता है। वह अपना इन्वेंट्री खोलता है, कपड़े वहां रखता है और सोचता है कि डायमेंशनल इन्वेजन होती है। टावर ऑफ ट्रायल्स में कभी भी सतर्क रहना होगा। वह चाहता था कि अपना क्वेश्चन वाउचर 8वीं मंजिल तक रखे, लेकिन उसने उसे पहले ही इस्तेमाल कर दिया। पहले वह फ्लोर इन्वेजन के बारे में पूछता है कि क्या इसका पता चल सकता है। जैसे ही होता है वह सवाल भेजता है और तुरंत जवाब आता है कि फ्लोर इन्वेजन एक सिस्टम है जिसमें तुम चैलेंजर्स के ट्रायल में दखल दे सकते हो, जब तक कि वे पहली 10 क्लास के अंदर हो। लेकिन स्पेशल ट्रायल्स जैसे कंबाइंड ट्रायल में दखल नहीं दिया जा सकता। यह सिस्टम 8वीं मंजिल पर मिलता है, इसलिए अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह क्लाइंबिंग ब्रेकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नोटिफिकेशन आता है कि वह अपने करंट फ्लो पर इस जानकारी को नहीं पा सकता। सिर्फ सवाल का पहला हिस्सा ही जवाब मिला है, इसलिए क्वेश्चन वाउचर खर्च नहीं होगा। सांगन सोचता है, कितना बड़ा सवाल, क्वेश्चन वाउचर इतना पावरफुल नहीं है, पर अच्छा है कि खत्म नहीं हुआ। फिर वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है और सोचता है, चलो पृथ्वी से मिली ऑसम आइटम्स इस्तेमाल करता हूँ। वह केन्स मैजिक टावर रेस्टोरेशन बॉक्स निकालता है और अपनी ढाल को ठीक करता है। कहता है, इस बॉक्स का प्रदर्शन मेरी उम्मीद से बेहतर है। फिर वह साबुन निकालता है और कहता है, असाफ सफाई के लिए स्टोन पैसे की बर्बादी लगती थी, लेकिन अब नहीं। सांगन सोचता है कि उसे लीडर बोर्ड और कम्युनिटी बोर्ड देखना चाहिए। वह देखता है कि उसकी रैंक 3री हो गई है। पहले 16वीं थी। सोचता है, क्या मैं कंटिन्यूअस पायनियर का फायदा पाने के करीब पहुंच रहा हूं? मुझे देखना होगा कि 8वीं मंजिल पर क्या मिलता है। जैसे ही वह कम्युनिटी बोर्ड खोलता है वह चौंक जाता है, क्योंकि सब जगह हंगामा है। लोग साइकोलॉजिकल स्किल्स बेच रहे हैं और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, मर्डर और उससे मिलने वाले अचीवमेंट्स के बारे में। सनन कहता है कि यहाँ पूरा केयोस है, जैसे कहा गया है। यह जगह बस अराजक और बेतरतीब है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। सनन सोचता है कि साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस स्किल जो अभी एक्टिवली सेल हो रही है एक दोधारी तलवार जैसी है, यानी इसका फायदा तो यह है कि साइकोलॉजिकल शॉक से बचाव करता है, जो आकर्षित करता है। अगर तुम बार बार इस स्किल का इस्तेमाल करके साइकोलॉजिकल दर्द मिटाते रहो तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसे कुछ और भी महसूस होता है। चैट में कोई कहता है, क्या आप जानते हैं कि जिसने 4th फ्लो की जानकारी दी थी उसने अपना नाम बदलकर प्रिंसेस सुई रख लिया है। सांगन कहता है, वो वही चैलेंजर था जिसने 4th फ्लो के लॉबी का मूड खराब कर दिया था। मुझे याद है कि उसने जानबूझकर सबको मुकाबला करने जैसा महसूस कराया था। सनन खिड़की बंद करता है और कहता है, प्रिंसेस सुई, हाँ, फिलहाल मैं ये नाम याद रखूंगा। जैसे ही वेटिंग पीरियड खत्म होता है 6th फ्लो के ट्रायल का पोर्टल खुलता है। इस बार ऑब्जेक्टिव है कॉन्करिंग और टाइम लिमिट है 50 मिनट। पिछली कंडीशन ये है कि समय में चारों ओर के टाइल्स में से किसी एक को कैप्चर करना है। सनन इस बार पोर्टल में प्रवेश करता है और सामने एक विशाल महासागर और बहुत सारे टाइल्स देखता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, योर टीममेट एलोकेशन हैज बीन कंप्लीटेड। अपनी टीम के साथ मिलकर ट्रायल पूरा करें। सनन सोचता है, रुको, मेरा टीममेट क्यों नहीं आ रहा? उसे लगता है कि शायद वो सो रहा होगा। अचानक पोर्टल से एक स्पीयर उस पर आता है, जिसे वह पकड़ लेता है और वापस खींचता है। इससे उसका टीममेट भी खींचा जाता है। सनन उस आदमी को फेंकता है और कहता है, तुम अपने ही टीममेट पर अटैक कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आदमी जवाब देता है, अगर तुम कम्युनिटी बोर्ड देखते तो जानते कि मर्डर करना सबसे आसान तरीका है अचीवमेंट्स पाने का। सनन कहता है, तो
तो मतलब टीममेट को मारना कोई बात नहीं। जब तक तुम पा रहे हो। आदमी गुस्से में बोलता है, तुम भी पाखंडी हो, अपना दिमाग मत दिखाओ, आसपास देखो। और हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को और अपने टीममेट्स को मार रहे हैं अचीवमेंट्स और पाव के लिए, और पागल हो रहे हैं। लोगों की चिल्लाने चमचमाने की आवाजें सुनाई देती हैं। आदमी पूछता है, अब समझे पाखंडी। मारपीट जारी रहती है। दो कंटेस्टेंट्स मिलकर अपनी ताकत जोड़ने की योजना बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसे समय में साथ काम करना चाहिए। फाती लड़की से कहता है कि वो खुश है कि उसे कोई ऐसा मिला जो उसके जैसा सोचता है। लड़की भी इन भयावह धोखों से खुश नहीं है। जैसे ही फाती बोलता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए था, लड़की उसके पेट में छुरा घोंप देती है और कहती है, हाँ तुम्हें सच में सावधान रहना चाहिए था। वो आगे कहती है कि अगर तुम बेवकूफी में बिना सोचे मुझसे हाथ मिलाओगे तो तुम अपना सॉर्ड कैसे पकड़ पाओगे। लड़की गति मर्डर अचीवमेंट हासिल कर लेती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी 1 पॉइंट बढ़ जाती है। इस बीच सनन के साथ वाला आदमी कहता है कि वो भी अचीवमेंट चाहता है ना। सन यन को अब पाखंडी बनना बंद कर देना चाहिए। सन यन दूसरी तरफ देख रहा होता है और तभी वे आदमी सोचता है कि यही मौका है हमला करने का। वो अचानक सन यन पर अटैक करता है, लेकिन सन यन तुरंत रिएक्ट करता है और सीधे वार करके उसे चीर देता है। उसे इस तरह मूव करते देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये मुमकिन कैसे है। इसी के साथ सन यन को एक नया अचीवमेंट मिलता है, ट्रेटर, और उसकी ताकत भी 1 पॉइंट बढ़ जाती है। सन यन इस ट्रायल को कमजोर और बकवास कहता है। ये स्पेशल ट्रायल और कंबाइंड ट्रायल जैसे बड़े नामों से भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए ये सब ट्रायल्स सिर्फ एक इवेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। ऊपर से उसे यूनिक ट्रेड प्रोफिशिएंसी भी मिला है और अगर किस्मत अच्छी रही तो इस इवेंट में कोई स्किल भी मिल सकती है। अब सन यन फैसला करता है कि वो दूसरों को मारने के लिए खुद से पहल नहीं करेगा, लेकिन जो उस पर अटैक करेंगे और उन्हें वो छोड़ेगा भी नहीं। एक और कंटेस्टेंट अपने चारों ओर वाटर दम बना लेता है और कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और उसे लगता है कि ये ट्रायल उसी जैसे लोगों के लिए है जो वाटर एट्रीब्यूट मैजिक को अच्छे से समझते हैं। लेकिन तभी वो पीछे देखता है और देखता है कि सन यन उसकी ओर तेजी से दौड़ रहा है। सन यन कूदता है, लगता है जैसे वो बैरियर को तोड़ने वाला है। वो लड़का हैरान होता है और सोचता है ये पागल चैलेंजर कौन है। सन यन उस दम पर किक करता है, लेकिन लड़का हंसते हुए कहता है ये बुलेट प्रूफ आयरन दम है, तुझसे नहीं टूटेगा। पर तभी सन यन उस बैरियर को तोड़ देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। सन यन सोचता है कि ये थोड़ा ज्यादती था, लेकिन इसे करना जरूरी था। इस एक अटैक से बाकी चैलेंजर्स डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब सब उसे मॉन्स्टर कहने लगते हैं। सन यन सोचता है कि इसी तरह वो दूसरों में डर बैठा सकता है। वो अचीवमेंट्स तो चाहता है, लेकिन बेवजह किसी की जान लेना नहीं। अब टाइल को कैप्चर करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 10 मिनट बाकी है। सन यन वहीं बैठ जाता है और सोचता है कि बस अब 10 मिनट झेलना है। वो सोचता है कि जो हाई रैंकिंग चैलेंजर्स थे, जो 5वीं मंजिल से वापस नहीं गए, वो अब तक 6ठी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। बाकी सारे लोग यहाँ लो रैंक के हैं। शायद इसी वजह से ये ट्रायल उसे इतना आसान लग रहा है। 6ठे फ्लोर की ये ट्रायल उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। दूसरों पर भरोसा न करना, लो रैंकर्स की सच्चाई और ताओ की बेरूही। सन यन सोचता है कि मिसप्लेस्ड कंपैशन यानी गलत जगह दिखाई गई दया असल में हिपोक्रेसी है। अगर वो दूसरों की जान बख्श भी दे और उन्हें किसी और टाइल पर भेज भी दे, तो भी कोई ना कोई मरेगा ही। तभी उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि कोई उसकी टाइल में घुस आया है। टाइल की कैप्चरिंग रुक जाती है और वो पीछे देखता है, एक ग्रुप खड़ा है और उनमें से ब्लंडी मुस्कुराते हुए कहता है, तू सोच रहा होगा जब ये ट्रायल 2 लोगों की टीम के लिए है तो यहाँ 4 लोग कैसे हैं। सन यन जवाब देता है, ये तो साफ है, तुम चारों गैंगस्टर जैसे लोग मिलकर मर्डर पार्टी बना चुके हो, बस अचीवमेंट्स के लिए। ब्लंडी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही बोला, अब तू मर जा। 2 मेंबर तुरंत सन यन पर अटैक करने दौड़ते हैं। सन यन भी अपनी तलवार निकालता है। उनमें से एक स्किल यूज करता है, हार्ट सॉलिडारिटी, जिससे किम जिन हन के दर्द को सन यन भी महसूस करने लगता है। जैसे ही उसकी हथेली छिदती है, सन यन भी वही दर्द महसूस करता है और उसकी तलवार गिर जाती है। अब उसकी स्किल पेन रेसिस्टेंस एक्टिव होती है, जिससे दर्द थोड़ा कम होता है। लेकिन तभी दूसरा लड़का अपनी शील्ड से हमला करता है और सन यन पर सी वाटर डाल देता है। इससे सन यन पर पेनल्टी लगती है और उसकी सभी स्टैट्स 3 मिनट के लिए 10 पॉइंट कम हो जाती है। सन यन सोचता है, मुझे नहीं पता था कि सी वाटर इतनी सख्त सजा देता है। अब सब उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं। वो सोचता है कि ये तो सबसे खराब सिचुएशन है, लेकिन फिर अचानक वो मुस्कुरा देता है और कहता है, अगर मैं एक नॉर्मल चैलेंजर होता तो सच में ये बुरा होता। जैसे ही सबका हमला उसके पास पहुंचता है, सन यन बड़ी आसानी से उन्हें दच कर लेता है। वो कहता है, तुम लोगों ने मेरा हथियार छीनने और स्टैट्स गिराने का जो प्लान बनाया वो अच्छा था, लेकिन तुमने एक बड़ी गलती कर दी है। सन यन एक को उसके चेहरे से पकड़कर जमीन में दे मारता है और कहता है, तुमने गलत अपोनेंट चुन लिया। उसकी ताकत देखकर सब डर जाते हैं। उसने उस लड़के को एक ही वार में मार दिया और उसे अचीवमेंट मिला 1 हिट 1 किल। साथ में नई स्किल एक्सटिंक्शन ऑफ द वीक F रैंक। इस स्किल का असर यह है कि अगर यूजर का कोई स्टैट दुश्मन से ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर पीछे से फाती उस पर अटैक करता है, लेकिन स्किल एक्टिव हो जाती है और सन यन उसका अटैक डज कर लेता है। सन यन उसे घुटने से मारता है
और फिर स्पिन करके उसके सिर पर जोरदार किक मारता है। फाती के मुंह से खून निकलने लगता है और वो गिर जाता है। सन यन को एक और अचीवमेंट मिलता है, मर्सिलेस मर्डरर, और उसकी एजिलिटी एक पॉइंट बढ़ जाती है। अब ब्लोंडी डर जाता है और सन यन की तरफ आते देख घबरा जाता है। उसका साथी पूछता है अब क्या करे, क्या सब मिलकर उस पर अटैक करे, लेकिन तभी ब्लोंडी खुद अपनी टांग काट देता है। वो दर्द से चिल्लाता है और दर्द शेयरिंग की वजह से सन यन को भी उसी टांग में दर्द महसूस होता है। सन यन दर्द से घुटनों के बल गिर जाता है और सोचता है वे बस दर्द को शेयर कर रहे हैं और शुक्र है कि असली नुकसान नहीं हो रहा। बस समस्या यह है कि दर्द उसकी हिलने डुलने की क्षमता को रोक रहा है। जो आदमी दर्द से चिल्ला रहा है वह ब्लोंडी से कहता है कि वह खुद को इंसान कैसे कह सकता है, लेकिन ब्लोंडी उसकी गुहार को नजरअंदाज करता है और उसे छाती में चाकू मार देता है। साथ ही वह सन यन से कहता है कि दूर हो जाए और अगर वह करीब आया तो वह इस आदमी की गला काट देगा। सन यन सोचता है कि दर्द सहने की स्किल की वजह से वह अभी भी हिलडुल सकता है, लेकिन फिर भी उसे मूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उसके दिमाग में केवल एक ही तरीका आता है जिससे वह इस स्थिति से बाहर निकल सकता है, वो है हाथ सॉलिडारिटी। वह बाकी चैलेंजेस को जल्दी से मारने वाला है। संगन उस शील्ड को उठाता है जो फाती ने छोड़ा था और उसे चिल्लाते हुए आदमी की तरफ फेंक देता है, जिससे उसकी गला कट जाता है। सांगन खुद भी दर्द महसूस करता है और जमीन पर घुटने टेक देता है। ब्लोंडी इसे मौका समझता है और सोचता है कि उसे फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वह सन यन पर हमला करने भागता है। लेकिन सांगन अपने हाथों से ब्लोंडी का हमला पकड़ लेता है और कहता है कि गला काटने का एहसास बहुत रोमांचक है और वह ब्लोंडी को भी इसे महसूस कराएगा। ब्लोंडी समझ जाता है कि अब उसकी हिम्मत जवाब देने वाली नहीं है। फिर सन यन तलवार तोड़ता है और तलवार के टूटे हुए टुकड़े से ब्लोंडी का सिर काट देता है। सिर उड़ता हुआ दूर चला जाता है। इसी के साथ सन यन को एक और नोटिफिकेशन मिलता है, आयरन ब्लड क्लाइमर, और उसे 1500 पॉइंट्स मिलते हैं। टाइम लिमिट खत्म हो जाता है क्योंकि सन यन सफलतापूर्वक टाइल को काबू करने में कामयाब रहा। बाकी चैलेंजर्स अपनी जीत पर खुश होते हैं, जबकि सन यन सोचता है कि कहीं ये सब किसी की उकसावे की वजह तो नहीं था कि इतनी सारी लोगों ने मर्डर अचीवमेंट्स शुरू में ही हासिल कर लिए। आखिर में जो लोग जीते वे वो थे जो टीम के रूप में साथ रहे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी थे। जैसे एक चैलेंजर अपनी हत्या को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। ये देखकर सन यन सोचता है कि क्या दूसरों की नजर में वह भी एक मॉन्स्टर लग रहा है। फिर कंग्रेचुलेशन मैसेज आता है कि उसने 6ठी मंजिल क्लियर कर ली है और एक रैंडम गैचेट बॉक्स उसकी इन्वेंट्री में जुड़ जाता है। साथ ही पोर्टल खुलता है। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्माएं भी सन यन के अंदर समा जाती हैं। इससे उसकी नेक्रोमेंसी ट्रेट 100% प्रोफिशिएंट हो जाती है और उसका रैंक बढ़ जाता है। जब वह 7वीं मंजिल के लॉबी में पहुंचता है तो उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है कि अचीवमेंट व्यूइंग फंक्शन अनलॉक हो गया है। जैसे ही वह इसे खोलता है उसे अपनी सारी अचीवमेंट्स और उनके रैंक्स की लिस्ट दिखती है। सन यन नोट करता है कि उसे पता था कि पहला रिटर्नर कोई साधारण अचीवमेंट नहीं था। वह उन्हें विस्तार से देखता है और नोट करता है कि उसे बहुत सारी अचीवमेंट्स इसलिए मिली क्योंकि उसने लोगों को मारा। जब वह अचीवमेंट्स हासिल करता है तो उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे स्किल्स, स्टैट्स पॉइंट्स आदि। अब वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है और देखता है कि उसमें एक रैंडम गैचेट बॉक्स है जो भी ग्रेड का है। वह सोचता है कि 6ठी मंजिल का रिवॉर्ड थोड़ा अंकलीय है और उसे ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि आइटम F से B रैंक के बीच होगा। फिर वह जल्दी से उसे खोलता है ताकि आगे बढ़ सके। जैसे ही उसने बॉक्स खोला एक छोटा गॉब्लिन बाहर कूदता है। इसे देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि ये क्या है और क्या उसे पकड़ना चाहिए। सन यन कोशिश करता है उस छोटे गॉब्लिन को पकड़ने की, लेकिन वह बच निकलता है। सन यन पीछा करता रहता है लेकिन गॉब्लिन पकड़ में नहीं आता और बार बार छूट जाता है। आखिरकार एक तेज जंप के साथ सन यन उसे पकड़ लेता है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसे पकड़ लिया, लेकिन छोटा गॉब्लिन सन यन के हाथ में काटता है। सन यन दर्द से चिल्लाता है और गॉब्लिन फिर से छूट जाता है। इस बार सन यन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पहले वह उससे धीरे धीरे पेश आ रहा था क्योंकि गॉब्लिन क्यूट था, लेकिन अब वह पूरी ताकत लगाएगा। छोटा गॉब्लिन फिर से बच निकलता है और कूदता है। सन यन उसका पीछा करता है, हवा में फ्लिप करता है और पंच मारने के लिए तैयार होता है। पंच लग जाता है। एक जोरदार अटैक से सनन की तलवार सीधा क्रिटिकल हिट करती है। छोटा गॉब्लिन पूरा लाल हो जाता है उस चोट के असर से और फिर टूटकर गिर जाता है। उसके अंदर से एक पेंडेंट निकलता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि सनन को एक रैंडम गैचेट बॉक्स से सबसे बेस रैंक का आइटम मिला है। सनन समझ जाता है कि ये शायद कोई भी रैंक का आइटम होगा। इस आइटम का नाम है AW आयन पेंडेंट। इसका असर यह है कि ये मेटल जे और सॉर्ड स्किल दोनों की ताकत 7% तक बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर इसमें मैजिक पावर डाली जाए तो ये अपनी एक्सक्लूसिव स्किल आयन प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि ये लगातार मैजिक पावर खींचता रहता है और इसके लिए कोई कूल डाउन भी नहीं है। सनन सोचता है कि इसे एक बार ट्राई करके देखा जाए। जैसे ही स्किल एक्टिव होती है उसकी स्किन एक ऐसी प्रॉपर्टी हासिल कर लेती है जो हर फिजिकल डैमेज का 10% सोख लेती है, जो उसे चौंका देती है। उसकी तलवार की ताकत भी बढ़ जाती है। सनन मानता है कि ये आइटम तो बहुत सारे ए रैंक आइटम से भी बेहतर है, एकदम ओपी ओवरपावर्ड। उसने तो सोचा भी नहीं था कि
कि उसे ऐसा तगड़ा आइटम मिलेगा, लेकिन तभी उसका सारा मना खत्म हो जाता है। वो समझता है कि इसका एक्सक्लूसिव इफेक्ट बहुत तेजी से मैजिक पावर खींचता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस आइटम को सिर्फ जरूरी टाइम पर ही इस्तेमाल करेगा और फिलहाल इसे स्टोर कर देता है। अब वो अपनी एक यूनिक ट्रेड को चेक करता है जो अब डी रैंक में अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है, क्या आप 7वीं मंजिल की ट्रायल में प्रवेश करना चाहते हैं? इसे देखकर सनन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि अगली ट्रायल के लिए उसे कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब जब मौका है तो वो सोचता है कि क्यों न जल्दी चैलेंज कर लिया जाए। वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या ये मौका सभी को मिला है या सिर्फ उसे ही। वो कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देखता है कि अब किसी के पास भी वेटिंग टाइम नहीं है। चैट पढ़ने पर उसे लगता है कि किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग अब थक चुके हैं और बस घर लौटना चाहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनमें से ज्यादातर लो रैंक चैलेंजर्स हैं। इसके अलावा 6ठी मंजिल की तुलना में 7वीं मंजिल का माहौल बिल्कुल अलग है। वो खतरनाक लोग जो अपने टीममेट्स को मारने से भी नहीं हिचकते अब शांत हैं, शायद इसलिए क्योंकि अगला ट्रायल इंडिविजुअल है और यहाँ किसी को अटेंशन लेकर कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। सनन सोचता है कि ऐसे किलर टाइप लोगों से बचकर रहना होगा और सबसे जरूरी बात ये कि अब उसे अपनी अनवेवरिंग स्किल को किसी भी हालत में बढ़ाना ही होगा। अब वो अपनी नेक्रोमेंसी स्किल पेज को खोलता है जो 6ठी मंजिल पर अपग्रेड हुई थी। पहले उसे बस इतना लगता था कि उसके बेसिक स्टैट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो देखता है कि वो सोल्स का इस्तेमाल मैजिक पावर या शील्ड के लिए भी कर सकता है। उसे उम्मीद थी कि स्किल्स को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन अब जब उसे डिफेंस की भी पावर मिली है तो वो काफी खुश है। वो अपनी तलवार हवा में फेंकता है ताकि शील्ड टेस्ट कर सके। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी बांह कट भी जाए, क्योंकि लॉबी में रिकवरी का इफेक्ट तो है ही। जैसे ही तलवार उसके ऊपर गिरती है, एक लाल रंग की शील्ड उसके और तलवार के बीच आ जाती है और पूरा डैमेज अपने ऊपर ले लेती है। नोटिफिकेशन आता है कि एक सोल ने यूजर की चोट को अब्सॉर्ब कर लिया है और वही सोल अब पूरी तरह खत्म भी हो जाता है। इस सीन को देखकर सनन मानता है कि ये स्किल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है, इसलिए वो सोचता है कि सभी सोल्स को अब्सॉर्ब करने से बेहतर होगा कि कुछ को शील्ड के लिए बचाकर रखा जाए। अब वो ट्रायल लीडर बोर्ड खोलता है और देखता है कि उसका रैंक अब नंबर 4 पर आ गया है। सनन कहता है कि थोड़ी निराशा तो है, लेकिन उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि पैनियर बनने के लिए टॉप 50 में होना ही काफी है। अब वो स्ट्रेच करता है और बोलता है कि लॉबी में स्किल्स टेस्ट करना अब बोरिंग हो रहा है और चूंकि वेटिंग टाइम अब खत्म हो चुका है तो अब अगली ट्रायल पर जाना चाहिए। जैसे ही वो 7वीं मंजिल की ट्रायल में एंटर करता है, नोटिफिकेशन आता है कि इस बार उसे 3 अलग अलग ट्रायल्स को पूरा करना होगा। वो एक लंबे कॉरिडोर में टेलीपोर्ट होता है और नोट करता है कि ये जगह पहले की ट्रायल से बिल्कुल अलग है। शुरुआत में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो उसे थोड़ा परेशान करता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे कॉरिडोर के अंत में रोशनी दिखती है। वहां पहुंचने पर वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। नोटिफिकेशन आता है कि उसने पहली ट्रायल के एरिया में प्रवेश किया है और यहाँ उसे साबित करना होगा कि वो अपने डर को हरा चुका है। सनन को ये जगह पहचान में आती है, तभी जमीन कांपने लगती है और बालों में से शांत गोलम उठता है। सनन समझ जाता है कि ये जगह पहली मंजिल की ट्रायल को दोहराने वाली है, यानी उसे फिर से पहले की 3 ट्रायल्स को दोहराना होगा। सनन मानता है कि अब तो वो इस गोलम को आंख बंद करके भी हरा सकता है। वो सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो 8वीं मंजिल जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन तभी गोलम और ऊपर उठने लगता है। सनन को लगने लगता है कि ये पहले से काफी बड़ा है। लगभग 3 गुना गोलम फाइट के लिए तैयार होता है और एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सनन बच जाता है और गोलम की बाहों पर चढ़ना शुरू कर देता है। वो उसके सिर तक पहुंचता है और वहां से छलांग लगाता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि गोलम की कोर स्टोन यानी उसकी सबसे कमजोर जगह कहीं दिख नहीं रही। वो गौर से देखता है और सोचता है कि शायद गोलम की साइज बढ़ने के कारण कोर अब अंदर कहीं छिपा हुआ है। गोलम तेजी से पलटकर फिर से अटैक करता है और सनन को पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, लेकिन सनन अपनी तलवार से उसे चीर कर बाहर निकल आता है और गोलम को कहता है, अगर मैं तेरी कोर ढूंढ लूं तो तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। अब हम देखते हैं कि सनन गोलम को चारों तरफ से गहरे जख्म दे रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि गोलम का डैमेज धीरे धीरे हील हो रहा है। सनन सोच में पड़ जाता है। सनन जानता था कि सिर्फ रेत को तलवार से काटना बेकार है, उसे किसी भी हालत में को स्टोन ढूंढना और तबाह करना होगा, लेकिन ये सब देखकर शांत गोलम और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो झुककर एक अजीब पोज लेता है, जिसे देखकर सनन थोड़ा घबरा जाता है। अचानक गोलम हवा में ऊंचा उछलता है ताकि सनन को अपने पैरों के नीचे कुचल दे। सनन तुरंत वहां से भागता है और कहता है कि ये कितना पागल है, उसे डॉज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो इस तरह गिरेगा तो। और तभी गोलम जमीन पर गिरता है और सारी रेत उसकी ओर खींचने लगती है। सनन जितना भाग सकता है भागता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा धमाका होता है और वो रेत में दब जाता है। सनन इससे काफी चिढ़ जाता है और गुस्से में आकर फिर से खड़ा हो जाता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। गोलम फिर से हमला करता है और इस बार सनन अपनी वेल लासोवेशन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे हर कट के साथ उसकी तलवार की पावर बढ़ जाती है।
अब की बार सनन पूरी तरह गोलम का अटैक डॉज करता है और एक ही वार में उसका पूरा हाथ काट देता है। हाथ गिरते हुए सनन कहता है कि इस बार उसने उसे एक ही वार में काट दिया। उसे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था जब उसकी फ्लोर पर हमला हुआ था, लेकिन वो उस नाइट को धन्यवाद देता है जिसने उसके फ्लोर पर अटैक किया, जिससे उसे ये स्किल मिली। सनन नोट करता है कि गोलम अपने शरीर को रेत से दोबारा बना सकता है, लेकिन फिर भी उसे बार बार काटते रहना पड़ेगा ताकि वो कोस्टोन तक पहुंच सके। वो फिर से उस पर झपटता है और बार बार वार करता है, ये कहते हुए कि वो तब तक काटेगा जब तक कोस्टोन ना मिल जाए। धीरे धीरे सनन थकने लगता है और सोचता है कि गोलम काफी जिद्दी है और आखिर ये कोस्टोन है कहाँ। तभी उसे महसूस होता है कि गोलम छोटा हो गया है। वो उससे पूछता है, तू कब से इतना क्यूट हो गया? और ये सुनकर गोलम थोड़ा शर्म से लाल हो जाता है। सनन समझता है कि गोलम का मेन रिसोर्स रेत है, लेकिन इस एनवायरमेंट में वो रेत बार बार यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए उसका आकार छोटा होता जा रहा है। यह समझकर सनन मुस्कुराता है और गोलम से कहता है, चल भाई डाइट पर चलते हैं। ये सुनकर गोलम डर जाता है और सनन उस पर फिर से अटैक करता है। गोलम मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सनन उसका हाथ लात से हटा देता है और फिर उसे पूरी तरह काट देता है। लेकिन गोलम फिर से खुद को रीजनरेट कर लेता है और इस बार वो और भी छोटा हो चुका है। अब सनन को आखिरकार गोलम की पीठ पर कोस्टोन दिखाई देता है और उसे समझ आता है कि इसका शरीर इतनी मुश्किल से कट रहा था क्योंकि वो पत्थर बहुत मोटा है। सनन नोट करता है कि उसे इस मुकाम तक पहुंचने में 10 मिनट लग गए, जबकि 7वीं मंजिल का ट्रायल सिर्फ 40 मिनट का है। अब उसे जल्दी करनी होगी। अचानक गोलम एक मुक्का उसके चेहरे के पास मारता है, लेकिन सनन उसे डॉज कर लेता है। वो गोलम से कहता है कि डाइट पर जाने के बाद तो काफी तेज हो गया है और ये मजेदार है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। वो तेजी से गोलम के पीछे जाता है और उसकी कोस्टोन पर वार करता है। कोस्टोन टूट जाती है और सनन को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है और इसी के साथ पहला ट्रायल खत्म होता है। सान गोलम हार चुका है और पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें सनन खींचने लगता है। वो गोलम की आत्मा को सोखने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता और पूरी तरह पोर्टल में चला जाता है। इससे उसे गुस्सा आता है क्योंकि अब उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी वहीं की वहीं अटक गई है। अब सनन ट्रायल के दूसरे एरिया में पहुंच चुका है जहां उसे खुद की बुद्धिमानी पर विजय साबित करनी है। ये जगह उसे पहचानी हुई लगती है। ये वही ऑक विलेज है जो सेकंड फ्लोर के ट्रायल में आया था जैसा उसने सोचा था। यहाँ पहले के ट्रायल्स को फिर से दोहराया जा रहा है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है उसे ऑक्स का एक झुंड दिखाई देता है। सनन नोट करता है कि ये एक हंटर ऑक है। उसे याद आता है कि उसने सेकंड फ्लोर के ट्रायल में इस गांव को तबाह कर दिया था। शायद ये वही है जो तब के बाद हुआ। हंटर ऑक बहुत गुस्से में चिल्लाता है और सनन नोट करता है कि ये बसर्क हो गया है, यानी एक ऐसी अवस्था जब मॉन्स्टर्स क्रोधित होकर पागल हो जाते हैं। और एक बसर्क ऑक कोई मामूली इवांक मॉन्स्टर नहीं होता, इसलिए सनन खुद को बदकिस्मत कहता है। अब सारे ऑक्स गुस्से में उस पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। सनन कहता है कि अगर वो अपने परिवार को खोने का दर्द महसूस कर रही है तो भी कम से कम उसके सामने तो उसे नहीं दिखा सकते। फिर वो अपनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन और 3 लैसरेशन स्किल्स को एक्टिवेट करता है और हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि सनन ने सभी ऑक्स को हरा दिया है और उनका लीडर अब उसके सामने घुटनों पर बैठा है। सनन उससे पूछता है, तो कैसा लगा? क्या ये सच नहीं है कि उसे बस खड़ा रहकर देखना पड़ा जबकि उसकी फैमिली मर रही थी? ये सुनते ही ऑक फिर से गुस्सा हो जाता है और सन यन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सन यन आसानी से उसका वार चकमा देकर एक ही वार में उसका सिर काट देता है। अब दूसरा ट्रायल भी खत्म हो जाता है और उसने साबित कर दिया कि उसने अपनी बुद्धि की परीक्षा को पार कर लिया है। संगन जल्दी से पलटता है और आत्माओं को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। उसे समझ आ गया है कि अब देरी नहीं कर सकता। इस बार वो सभी आत्माओं को सफलतापूर्वक अब्सॉर्ब कर लेता है और कहता है, काफी अच्छा है। अब उसके पास 30 में से 19 सोल्स हो गई हैं। उसकी इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल भी अब लेवल अप हो जाती है। अब वह तीसरे ट्रायल की जगह में प्रवेश करता है जहां उसे साबित करना है कि उसने संकोच हेजिटेशन पर काबू पा लिया है। जैसे ही वह लोकेशन को देखता है, सांग यन सोचता है कि यह ट्रायल तो पूरे तरीके से बिखरा हुआ है। इस बार जगह को देखकर लगता है कि यह 6 TH फ्लोर की एरिया को कैप्चर किया गया है। पिछले लोकेशन को देखकर सनन ने सोचा था कि ये तीसरे फ्लोर की तरह ही होगा, लेकिन ताओ ने जब बुद्धि वाली ट्रायल के लिए इतनी बेवकूफी दिखाई थी तो उससे कोई लॉजिक की उम्मीद करना मूर्खता है। सनन अपने इन्वेंट्री से एक हीलिंग पोशन निकालता है और खुद को हील करता है। फिर खड़ा होकर सोचता है और खाली बोतल को जानबूझकर समुद्र में फेंक देता है, बस ताओ को गंदा करने के लिए। लेकिन तभी उसके पीछे पानी उठने लगता है और सभी टाइल्स को ऊपर उठा देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, क्या ये सब सिर्फ बोतल फेंकने की वजह से हुआ? अब ट्रायल खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है तो वो दौड़ लगाता है। संगन सोचता है कि अभी तक वह सभी नियमों को पूरा करता आया है और अब इस ट्रायल को पास करने के लिए
उसे लाल टाइल ढूंढना होगा और तब तक पानी को छू नहीं सकता। भागते हुए वो नोट करता है कि वह अब पहले से काफी तेज है और कम से कम पानी उससे पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी जिस तल पर वो भाग रहा था वो हवा में उछल जाता है और उसका पैर पानी से छू जाता है। इससे उसके सभी स्टैट्स 10 पॉइंट तक घट जाते हैं। सनन ने सोचा था कि टाइल्स क्रम में फटेंगे, लेकिन टावर ऑफ ट्रायल से लॉजिक की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसलिए वो इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल का इस्तेमाल करता है और तेजी से फटते टाइल्स को पार करने लगता है। वो बिना पानी को छुए तेजी से दौड़ता है और कहता है, मैं ऐसी जगह पर मरने वाला नहीं हूँ। आखिरकार उसे वो लाल टाइल दिखाई देती है जो ज्यादा दूर नहीं है। वो सोचता है कि ये झंझट वाला ट्रायल जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन तभी 3 बड़े जल तूफान वाटर टॉर्नेडोज वो उसकी तरफ आने लगते हैं। अब पानी उसका पीछा करने लगा है। वो सबको चकमा देता है और मुस्कुराता है। थोड़ा ही बचा है अब, लेकिन तभी एक वाटर स्ट्रीम उसकी पीठ पर सीधा वार करता है। सनन टाइम पर अपने रफ आयन पेंडेंट को एक्टिवेट कर लेता है और एक सोल भी सैक्रिफाइस करता है, जिससे सारा डैमेज अब्सॉर्ब हो जाता है। इस प्रोसेस में हंटर ऑक की सोल नष्ट हो जाती है। हालांकि उसे झटका जरूर लगता है, लेकिन शील्ड ने उसे बचा लिया। फिर वो फिर से लाल टाइल की ओर भागना शुरू करता है। पानी के तूफान उसका पीछा करते रहते हैं। अब वह थकने लगता है और नोट करता है कि उसकी माना खत्म हो गई है। अगर इंस्टेंट एक्सेलरेशन भी बंद हो गई तो उसका काम तमाम। वो तुरंत एक सोल निकालता है और खा जाता है, जिससे उसकी मैजिक पावर और स्ट्रेंथ दोनों फिर से लौट आती है। जैसे ही वह लगभग पहुंचने ही वाला होता है, एक टाइल उसके सामने फट जाता है। वो आगे और पीछे से सी वाटर की दीवारों से घिर जाता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो सामने की पानी की दीवार में कूद पड़ता है और कहता है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी उसे ऊपर की तरफ उछालता है, लेकिन डैमेज फिर से एक सोल अब्सॉर्ब कर लेती है। वो हवा से सीधा लाल टाइल पर गिरता है और उसकी गिरावट बहुत भारी होती है, लेकिन एक और सोल उसकी रक्षा कर लेती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, हम देखते हैं किसी वाटर जो उसे मारने वाला था अब पीछे हट रहा है। उसे ट्रायल खत्म होने की नोटिफिकेशन मिलती है। सी वाटर अब उसके ऊपर गिरता है और वो पोर्टल से लॉबी की ओर चला जाता है। उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे स्किल विंस ग्रेस 15,000 पॉइंट्स और कुछ इन्वेंट्री आइटम्स। लेकिन संगन इस ट्रायल से संतुष्ट नहीं होता और इसे लगभग एक फेलियर जैसा मानता है। वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 8वीं मंजिल 8 फ्लो का ट्रायल बहुत मुश्किल होगा और उसकी किस्मत अब साथ नहीं देगी। तभी उसे कई सिस्टम नोटिफिकेशंस मिलने लगती हैं। 1000 लोगों ने 7 फ्लो का ट्रायल पूरा कर लिया है। स्किल शॉप ट्रायल जंक्शन तैयार हो गया है। परमानेंट रिटर्न अब संभव है। फ्लोर इन्वेजन भी एक्टिवेट हो गया है। ये सब देखकर सन यन सोचता है कि ये सभी चीजें वो पहले से चाहता था, लेकिन अभी जो सबसे अहम है वो कुछ और है। उसे एक और नोटिफिकेशन मिलती है। सन यन को पायनियर नियुक्त किया गया है और अब वह अपना हेलो चुन सकता है। हेलो से मिलने वाले फायदे, हर फ्लो में लाभ, अलग अलग यूनिक ट्रेड्स, स्किल्स और इफेक्ट्स मिलते हैं। पायनियर को ध्यान से चुनना चाहिए। ये देखकर सनन चौंक जाता है, क्योंकि ताऊ ने पहले कभी ऐसा सुझाव नहीं दिया था। वह सोचता है कि हेलो का जरूर कोई खास मतलब है। उसे 3 हेलो दिए जाते हैं। रूलर हंटर मंक वो सबसे पहले रूलर को देखता है, जिसमें सभी एबिलिटीज और यूनिक ट्रेड्स पर असर होता है। ताऊ भी साफ बता रहा है कि रूलर ही सबसे उपयुक्त है। फिर भी वह हंटर और मंक को भी देखता है। हंटर भी ठीक लगता है, लेकिन मंक बहुत ज्यादा टैलेंट और परसिवियरेंस पर निर्भर है, जो उसे अपने लिए ठीक नहीं लगता। वह मंक को छोड़कर बाकी 2 पर ध्यान देता है। थोड़ी सोच के बाद वह रूलर को चुनता है। हेलो के असर से अब उसकी यूनिक ट्रेड की एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। अब उसे 3 नई चॉइसेस मिलती है। 1 समनर जो अब्सॉर्ब सोल से शक्तिशाली अनडेड स्केलेटन्स बुला सकता है। 2 मैजिक सॉर्ड्समैन जिसमें सॉर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों बढ़ते हैं और संबंधित स्किल्स 3 गुना तेजी से सीखी जा सकती हैं। 3 क्रिएटर जो आइटम क्रिएशन से जुड़ी स्किल्स को तेजी से बढ़ाता है। सनन सोचता है कि यह सब रूलर हेलो की वजह से ही है और कहता है कि उसके लिए चुनना अब काफी आसान है। अब उसकी यूनिक ट्रेड नेक्रोमेंसी को एडजस्ट किया जाता है और कुछ नए इफेक्ट्स भी जोड़े जाते हैं। साथ ही एक नया यूनिक अथॉरिटी स्किल सिंथेसाइजेशन भी बनता है। सनन इसे खोलता है और देखता है कि इससे वह 2 बेकार स्किल्स को मिलाकर एक नई स्किल बना सकता है। उसे यह स्किल बहुत जबरदस्त लगता है और वह तुरंत अपनी स्किल विंडो खोलता है। वह सोचता है कि कौन सी स्किल्स को कंबाइन करे। वह 2 कम इस्तेमाल होने वाली स्किल्स चुनता है, एक्सटिंक्शन ऑफ द वीक और कॉम्बैट कंटिन्यूएशन। सिंथेसाइजेशन के बाद सिस्टम से एक गोल्डन लाइट निकलती है और उसे एक नई स्किल मिलती है, फॉस्फल ब्रेक थ्रू डी रैंक की। सनन चौंक जाता है और कहता है कि उसने तो सोचा था ई रैंक मिलेगा, लेकिन ये तो डी रैंक है। क्रेजी स्किल है ये। अब वह दोबारा ट्राई करता है। इस बार चुनता है रेंजर्स नॉलेज और फायर रेसिस्टेंस। सिंथेसाइजेशन के बाद उसे ई रैंक स्किल मिलती है, स्ट्रेंथन्ड आइज। इस बार वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि पहले वाली 2 स्किल्स की कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब वाली स्किल्स कंपैटिबल नहीं थी। इतना सब करने के बाद सनन अपने बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि उसे पायनियर का हेलो रिवॉर्ड मिला, क्योंकि वो लगातार अच्छा कर रहा था। लेकिन फिर भी
उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह सोचता है, क्या मैंने सच में ये सब हासिल किया या फिर बस मेरी ट्रेड अच्छी थी और किस्मत साथ थी। लेकिन फिर वह सोच को झटक कर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये सब बेवकूफी है सोचने की। सनन को इनाम देखने चाहिए थे, लेकिन उसकी बजाय वो विंड्स ग्रेस स्किल को देखता है जो उसे मिली है। ये स्किल उसकी सभी स्पीड से जुड़ी स्किल्स को 10% तक बढ़ा देती है और इसे 7 बार तक स्टैक किया जा सकता है। ये देखकर सनन चौंक जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह अपनी टोटल स्पीड को 70% तक बढ़ा सकता है। इस सबसे बढ़कर इस स्किल को यूज करने के लिए किसी भी मैजिक पावर की जरूरत नहीं है। इसलिए सनन को लगता है कि विंड्स ग्रेस में कोई भी कमी नहीं है। उसे एक और इनाम के तौर पर फास्ट बूट्स भी मिलते हैं जो उसकी अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड दोनों को बढ़ाते हैं। इसलिए सनन काफी खुश होता है। स्पीड से जुड़ी सारी रिवॉर्ड्स पाकर फिर वह स्किल शॉप में जाता है और देखता है कि वहाँ की स्किल्स बहुत हाई रैंक की नहीं है और कीमत भी ज्यादा है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन की कीमत 9000 पॉइंट्स है। इसके बावजूद उसे लगता है कि उसे एक मैजिक स्किल चाहिए, इसलिए वो माना सर्किट और माना रेसिस्टेंस स्किल खरीद लेता है ताकि वह हॉट सॉलिडारिटी जैसी स्किल्स के खिलाफ खुद को तैयार कर सके। जब वो माना सर्किट स्किल एक्टिव करता है तो उसकी बॉडी पर मैजिक सर्किट बनने लगते हैं और उसका शरीर बहुत गर्म महसूस करने लगता है। उसके शरीर से एक लाल रोशनी निकलती है और शांत होने के बाद उसे लगता है कि उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा है। वह एक खाली जगह पर जाता है और जमीन पर जोर से पैर मारता है, जिससे जमीन फट जाती है। उसे लगता है कि उसने जो मैजिक पावर यूज की उसने उसकी फिजिकल एबिलिटी को काफी बढ़ा दिया। वो अपने इस फैसले से खुश होता है और सोचता है कि उसने सही स्किल ली। अब वो अपने समनिंग एबिलिटी के बारे में सोचता है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो उसे असली लड़ाई में ही यूज करेगा। अब वह बैठता है और सोचता है कि उसे अगली फ्लोर पर जाना चाहिए या वापस पृथ्वी पर लौटना चाहिए। अब सीन पृथ्वी पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी नोटिस बोर्ड के सामने बैठा है और सोच रहा है कि लोग गेट के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे। एक ग्रुप हंटर आता है और कहता है कि लगता है उसने अभी तक कोई पार्टी मेंबर नहीं पाया। एक मोटा आदमी उससे कहता है कि वो एंट्री ग्रांट उन्हें क्यों नहीं दे देता, क्योंकि अगर डंजन रेड टाइम पर शुरू नहीं हुआ तो ग्रांट ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। मोटा आदमी उसे रियलिटी चेक देता है कि वह सिर्फ एक इवांक हंटर है और कोई भी एक लो लेवल हंटर की पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता। तभी कोई पूछता है कि क्या उसकी पार्टी में अभी भी स्पॉट्स बचे हैं और हम देखते हैं कि वो सनन है जो अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बताता है कि वो एक सीवांक हंटर है। सनन की पहचान देखकर वो आदमी खुश हो जाता है, लेकिन मोटा आदमी सनन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या उसे दिख नहीं रहा कि लोग इंतजार कर रहे हैं। सनन मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर जलन हो रही है तो ली क्विन की पार्टी में शामिल हो जाओ। ये सुनकर मोटा आदमी गुस्से में आता है, लेकिन सनन की कर नजर और औरत देखकर डर जाता है। मोटे आदमी के साथ आए लोग भी सोचते हैं कि शायद ये उनके लीडर का और है, लेकिन वो जानता है कि ये उसका नहीं है। वह बहाना बनाते हुए वहाँ से निकल जाता है। संगन फिर कहता है कि शायद कोई और पार्टी में नहीं आया, तो वो दोनों ही चलते हैं। कलन थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि क्या सच में सिर्फ हम दोनों डंजन में एंटर करते हैं और कलन नर्वस होता है। तब सनन कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, वह ज्यादातर दीवांक मॉन्स्टर्स को मार सकता है। कलन हैरान होता है और पूछता है कि क्या ये उसका पहला डंजन है। संगन जवाब देता है हाँ, लेकिन सोचता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स एक डंजन नहीं है। कलन समझाता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस खतरनाक हो सकता है और बताता है कि सीवांक हंटर्स की डेथ रेट ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। वह रिक्वेस्ट करता है कि वह पार्टी का लीडर बने क्योंकि उसके पास डंजन का अनुभव है। सनन सोचता है कि वो सामने रहना चाहता था, लेकिन वो मान जाता है। कलन उसे थैंक यू कहता है और कहते हैं कि ये सेफ्टी के लिए है। वे चलते हैं और एक लिजर्डमैन से टकराते हैं। कलन घबरा जाता है और कहता है कि ये स्किल्ड और हथियार बंद होते हैं। वह एग्रो लेगा और सिग्नल देगा। सनन प्लान मानता है और सोचता है कि देखे कैसे अनुभवी हंटर इसे हैंडल करता है। कलन तलवार घुमा रहा होता है और सनन सोचता है कि क्या ये सच में उसका स्कोप कर रहा है। सनन को याद आता है कि उसे सिर्फ 3 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का मौका मिला है और अगर अभी से ही लिजर्ड मैन के साथ दिक्कत आ रही है तो वह खुद आगे बढ़ता है और इंस्टेंट एक्सेलरेशन यूज करके लिजर्डमैन को एक झटके में खत्म कर देता है। कलन हैरान होता है और सनन कहता है कि उसे जल्दी थी इसलिए मदद की। फिर वह ऑफर करता है कि वह फ्रंट में रहना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि सनन बहुत सारे लिजर्डमैन को अकेले ही मार देता है। कुछ पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन वो आसानी से बचता है और हवा में छलांग लगाकर एक को चेस्ट के बीच भेज देता है। कलन हैरान होता है और सोचता है कि ये तो एक तरफा नरसंहार जैसा है। वह सोचता है कि शायद वो एक सुपर रूकी की फाइट देख रहा है। सनन लिजर्डमैन से मैजिक स्टोन निकालता है और कलन उन्हें उठाता है। वह माफी मांगता है कि वो कोई मदद नहीं कर पाया और कहता है कि अगर सनन ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। तभी एक और लिजर्डमैन पीछे से अटैक करता है, लेकिन सनन बिना देखे उसे डॉज करता है और जोरदार पंच से छत से टकरा देता है।
सांगन कहता है कि बाहर चलकर बात करेंगे वरना खतरा हो सकता है। वह जानबूझकर जम्हाई लेकर आत्मा एब्जॉर्ब करता है ताकि किसी को शक न हो। वह नोट करता है कि उसकी प्रोफिशिएंसी अब सिर्फ 0.7% बढ़ी है क्योंकि अब दिव्यांग मॉन्स्टर्स से प्रोफिशिएंसी पाना मुश्किल होता जा रहा है। फिर वे एक लाल पोर्टल देखते हैं और कोलान हैरान होता है कि सिर्फ 2 लोगों में ही वो लोग बॉस रूम तक पहुंच गए। कोलान सोचता है कि वो तो बस आधा डंजन पार करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सनन के साथ पूरा क्लियर होना मुमकिन लग रहा है। सनन कहता है कि अब वे बॉस रूम में घुसने वाले हैं और पूछता है कि कोलान तैयार है। कोलान कहता है कि हाँ और पूछता है क्या सनन को ब्रेक की जरूरत नहीं। सनन जवाब देता है कि नहीं और दोनों बॉस रूम में घुसते हैं जहाँ एक बड़ा लाल लिजर्ड बॉस उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसा कि उम्मीद थी सामने है किंग लिजर्ड। कोलान उससे पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। सानियन बस इतना कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करना होगा। कोलान को ये बात समझ नहीं आती और वो हैरानी से पूछता है क्या सानियन के पास कोई डिटेल प्लान है। तभी अचानक लिजर्ड किंग तेजी से हमला कर देता है। सानियन कोलान को जवाब देता है नहीं कुछ खास प्लान नहीं है। लिजर्ड किंग की स्पीड काफी तेज होती है जिसे देखकर सानियन थोड़े समय के लिए चौंकता है, लेकिन फिर भी वो उसके अटैक से बच निकलता है। सानियन कमेंट करता है कि इतनी बड़ी बॉडी के हिसाब से ये स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो इसे पकड़ न सके। फिर सानियन एक झटके में लिजर्ड किंग के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही सानियन पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लिजर्ड किंग पलटकर अपनी पूंछ से जोरदार वार करता है। इस अटैक से सानियन हवा में उड़कर सीधी दीवार से टकरा जाता है। क्वीन घबराकर उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन सानियन मलबा हटाकर बाहर आता है पूरी तरह से सही सलामत, क्योंकि एक सोल ने वो सारा डैमेज अब्सॉर्ब कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कम से कम इतनी मुश्किल तो होनी ही चाहिए ताकि मैं अपनी नई स्किल्स को अच्छे से टेस्ट कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ कोलान को पसीने छूट रहे होते हैं। उसे लगता है कि सानियन शायद मर गया। लिजर्ड किंग धीरे से गुर्राता है और सानियन उसे चिढ़ाते हुए कहता है तेरी अपनी ही कुर्सी तूने तोड़ डाली। वो टूटी हुई कुर्सी देखकर सानियन को एक अजीब सा डर लगने लगता है, जैसे कोई बुरा संकेत हो। लिजर्ड किंग गुस्से में आकर अपनी स्किल स्लो मूवमेंट यूज करता है, जिससे हर किसी की मूवमेंट स्पीड 25% तक कम हो जाती है। लेकिन सानियन तुरंत अपनी स्किल फॉर्सफुल ब्रेक थ्रू यूज करता है और क्योंकि उसकी मैजिक पावर लिजर्ड किंग से 2 गुना ज्यादा है, स्लो मूवमेंट का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लिजर्ड किंग चौंक जाता है और सानियन सोचता है शुरू में थोड़ा डाउट था क्योंकि ये स्किल सिंथेसाइज करके बनाई गई थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये बखूबी काम कर रही है। लिजर्ड किंग घबरा जाता है, लेकिन तभी दोनों को केल्विन की आवाज सुनाई देती है। वो चिल्लाता है कि उसका शरीर उसकी नहीं सुन रहा, जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा हो। वो सानियन से मदद मांगता है। लिजर्ड किंग मौके का फायदा उठाकर कोलान की तरफ देखता है और तभी सानियन भी समझ जाता है कि क्या होने वाला है। लिजर्ड किंग तेजी से केल्विन की तरफ दौड़ता है। सानियन उसके पीछे भागता है और कहता है तेरा असली दुश्मन मैं हूँ, लेकिन लिजर्ड किंग बहुत करीब पहुँच जाता है और सानियन को लगने लगता है कि वो बहुत दूर है केल्विन से। तभी उसे याद आता है अपनी समनिंग एबिलिटी और वो स्केलेटन्स की एक पूरी फौज कोलान की जगह पर समन कर देता है ताकि केल्विन को बचाया जा सके। लिजर्ड किंग उन्हें एक ही झटके में तबाह कर देता है, लेकिन सानियन जानता था कि ऐसा होगा। उसे बस वो 1 सेकंड चाहिए था जो इन स्केलेटन्स ने उसे दिया, क्योंकि उस 1 सेकंड में उसकी विंड्स ग्रे स्किल पूरी तरह चार्ज हो गई थी और वो स्किल यूज करके सानियन लिजर्ड किंग को एक ही वार में चीर देता है और केल्विन को बचा लेता है। अब स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है डंजन बॉस हैज बीन स्लेन और अगला बॉस अब 14 दिन बाद आएगा। सानियन लिजर्ड किंग की सोल अब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी स्टैट्स तेजी से बढ़ जाती है। साथ ही उसे लिजर्ड किंग की स्किल भी मिलती है स्पिरिचुअल आइज, जिससे वो अब अपने दुश्मन के इनविजिबल स्ट्राइक्स को भी देख सकता है। अब डंजन के बाहर एक बंदा बोरियत में उबासी लेते हुए कहता है 3 गेट्स एक साथ खुले, इसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। वो एक गार्ड से पूछता है कि कुछ नया हुआ क्या। गार्ड जवाब देता है अब तक तो कुछ नहीं। वो सोचता है जैसा हमेशा होता है वैसा ही होगा। एडवांस्ड हंटर पार्टी कुछ हिस्सा क्लियर करेगी, फिर एसोसिएशन की रेड टीम आएगी और बॉस को खत्म करेगी। वो इस बात से चिढ़ा हुआ भी है कि वो खुद भी एसोसिएशन का हिस्सा है, फिर भी उसे कोई कमीशन नहीं मिलता और वो रेड टीम को पूरी तरह से करप्ट कहकर गाली देता है। लेकिन अगर एडवांस्ड पार्टी पूरा गेट क्लियर कर ले तो उसकी मैनेजमेंट टीम को बोनस मिलेगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उनके पास ए रैंक का कोई हंटर हो। अगर इतना हाई रैंकिंग हंटर यहाँ है तो वो तो पागलपन होगा। तभी वो देखता है कि सानियन और क्विन डंजन से बाहर आ रहे हैं। गार्ड अपने लीडर को इसकी जानकारी देता है। लीडर चौंक जाता है कि ये लोग इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए, लेकिन जब वो देखता है कि सिर्फ 2 ही लोग निकले हैं तो सोचता है कि शायद इन्होंने बस आधा ही डंजन क्लियर किया होगा। लेकिन तभी गेट का रंग बदलने लगता है और रंग का ग्रे होना इस बात का संकेत है कि बॉस रूम पूरी तरह क्लियर हो चुका है। वो दौड़ता हुआ सानियन के पास जाता है और पूछता है क्या ये सच है कि गेट रेड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो माफी मांगता है और पूछता है कि तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले। फिर वो अपनी बदतमीजी के लिए फिर से माफी मांगता है और सानियन को बताता है कि वो इस पार्क में अचानक जो अर्जेंट गेट्स आए हैं उनका जिम्मेदार है हंटर एसोसिएशन गेट मैनेजमेंट टीम का टीम लीडर शिन वुजिन। कोलान उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ गेट का ओनरशिप खरीदने आया है। वुजिन जवाब देता है हाँ, और मैं इसके लिए
एक ऑफर भी देना चाहता था, लेकिन कोलन कहता है कि ये फैसला उसके हाथ में नहीं है क्योंकि हंटर सन यन ने पूरा डंजन अकेले क्लियर किया है। ये सुनकर वू जिन चौंक जाता है और पूछता है क्या इसका मतलब है कि सन यन एवांग हंटर है, लेकिन सन यन उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक सीवांग हंटर है और ये सब अभी जरूरी नहीं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो सीधे वू जिन से पूछता है तुम इस गेट को खरीदने के लिए कितना दोगे। सन यन सोचता है कि अगर पता चल गया कि वो टावर ऑफ ट्रायल से है तो सब और उलझ जाएगा। वू जिन सीधा जवाब देता है अगर मुद्दे पर आना है तो गेट मैनेजमेंट टीम इसे 1.2 बिलियन में खरीदेगी। ये सुनकर सन यन पूरी तरह चौंक जाता है। अब सीन कट होता है और हम ली हॉन को देखते हैं जो शायद ताओ से लौट चुकी है और अब बहुत थकी हुई है। ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स और काम में बुरी तरह फंसी हुई तभी उसका फोन बजता है और वो सोचती है कि इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है। स्क्रीन पर नाम देखकर वो चौंक जाती है। अब थोड़ी पीछे चलते हैं। ली हॉन टावर ऑफ ट्रायल्स की चैलेंजेस मैनेजमेंट टीम की टीम लीडर है। उसे याद आता है कि ऊपरी अफसरों ने इस नए बदलाव को बहुत बड़ी चीज बताया था, जबकि उसे लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा शोर मचा रहे थे। वो सोचती है कि चाहे ये चैलेंजेस छिपे हुए हैं फिर भी उन्हें जीत पाना इतना मुश्किल होगा। ये उसने नहीं सोचा था। वो 10 लोगों तक नहीं जुटा पाई और जो आए भी उन्होंने आसान लेवल चुना जिससे उसके सीनियर्स संतुष्ट नहीं हुए। उसे सन यन की याद आती है और वो सोचती है कि उसने 4th फ्लोर इतनी आसानी से क्लियर किया जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। उसे अफसोस होता है कि उसने सन यन को ऑफर ही नहीं दिया। तभी उसका फोन फिर से बजता है और इस बार सन यन का मैसेज आता है जिसमें वो पूछता है कि क्या वो लौट आई है और क्या उससे कुछ देर के लिए मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि सन यन अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा है और विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसने लगभग 1.3 बिलियन कमा लिए हैं। उसे खुशी होती है और वो सोचता है क्या मुझे अब एक घर खरीद लेना चाहिए। तभी डोरबेल बजती है और ली हॉन आती है। पसीने से भीगी और हाँफती हुई सन यन उसे देखकर बुलाता है और सोचता है क्या ये सच में दौड़ के आई है। वो कहता है तुम आराम से आती है, इतनी जल्दी क्या थी। हॉन मुंह बनाकर शिकायत करती है तुमने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। तुम्हें पता है मैंने कितनी देर इंतजार किया। ये सुनकर सन यन थोड़ा शर्मा जाता है और माफी मांगता है। कहता है कि उसे वैसे मैसेज वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं, इसलिए शायद वो जवाब देना भूल गया। हॉन कहती है तो अब कॉफी और चीज केक खिलाओ। सन यन मान जाता है। अब वे असली मुद्दे पर आते हैं। हॉन पूछती है क्या तुमने टावर क्लाइंब करना बंद कर दिया। सन यन कहता है नहीं, मैं अभी भी जारी रखने वाला हूँ और मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि उसे एक ऐसी गिल्ड चाहिए जो उसे अपनी मर्जी से ताव में जाने दे और डंजन्स रेड करने दे। फिर वो अपनी 3 शर्तें रखता है। 1, उसे समन करने पर ना जाने का अधिकार। 2, ताव के अंदर जो भी वो करे उसमें गिल्ड दखल नहीं देगी। 3, वो जब चाहे गिल्ड के डंजन्स यूज कर सके। इतना कहकर वो पूछता है क्या कोई ऐसी गिल्ड है जो ये सब मान ले। माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है और सन यन सोचता है कि शायद उसने ज्यादा मांग लिया। हायन बोलती है ये शर्तें नामुमकिन है क्योंकि गिल्ड को इससे कोई फायदा नहीं होता। सन यन कहता है ठीक है, शायद मैं ज्यादा मांग रहा था। तभी हॉन अचानक उठती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मेरी व्हाइट सिल्वर गिल्ड ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करवाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। सन यन अब एक चलती हुई बस की छत पर बैठा है। सोच रहा है कल मैंने डंजन्स रेड किए, आइटम्स बेचे और एक गिल्ड भी ज्वाइन की। काफी प्रोडक्टिव दिन था, लेकिन अभी भी गिल्ड ज्वाइन करने से पहले एक काम बाकी है। अब फिर से फ्लैशबैक। हॉन उसे कहती है कि उसे खुद से एक सीवांग डंजन क्लियर करना होगा ताकि उसके सुपीरियर्स को यकीन हो जाए गिल्ड के डंजन्स का फ्री एक्सेस कोई आम बात नहीं, ये सिर्फ चुनिंदा लोग पा सकते हैं, या तो जो राइजिंग स्टार हो या जिनसे गिल्ड को बहुत उम्मीदें हो। सन यन उसकी शर्तें मान लेता है और कहता है तैयार कर लो डंजन, मैं उसे अकेले क्लियर कर लूंगा। हॉन उससे हाथ मिलाती है और कहती है मैं यकीन दिलाती हूँ कि तुम अपने इस फैसले पर कभी पछताओगे नहीं। अब सीन लौटता है वर्तमान में यूजी यंगू नोगांग डिस्ट्रिक्ट च्युइम माउंटेन में, जहाँ सन यन उठता है और सोचता है। वो खुद को वार्म अप करने के लिए तेजी से उस लोकेशन की तरफ दौड़ता है और सभी लोग उसे जाते हुए देखते हैं। अब डंजन के गेट पर ह्योन पहुंचती है और गार्ड को बताती है कि उसने 1 घंटे बाद होने वाली गेट रेड के लिए रिजर्वेशन कराया है। वो उन्हें अपना आईडी दिखाती है और गार्ड उसे व्हाइट सिल्वर गिल्ड की टीम लीडर लियोन के रूप में पहचानते हैं। अभी काफी टाइम बाकी है तो वो उसे टेंट के नीचे आराम करने का ऑफर देते हैं और ह्योन उनका धन्यवाद करती है। तभी सन यन वहाँ आ जाता है और ह्योन से कहता है कि वो पहले ही आ गया है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है एक तेज झोंका चलता है जो टेंट और चीजों को उड़ा देता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि शायद उसने इतनी तेज दौड़ लगाई कि हवा का झटका लग गया। ह्योन सोचती है क्या वाकई दौड़ने भर से इतनी हवा बन सकती है। वो उसे बताती है कि वो काफी जल्दी आ गया है। मन ही मन वो सोचती है कि ये सन यन आखिर है कौन। वो जवाब देता है कि उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। ह्योन बताती है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस उसे बताना होगा कि कब शुरू करना है। सन यन कहता है अभी शुरू कर सकते हैं। फिर दोनों गेट के अंदर चले जाते हैं।
अंदर एक बड़ा सा मैदान है। सन यन कहता है, अगर कभी तुम्हें लगे कि खतरा है तो तुरंत सिग्नल देना। ह्योन कहती है, मैं ठीक रहूंगी। मेरे पास गिल्ड का दिया हुआ एक आर्टिफैक्ट है जिसमें शील्ड की ताकत है, हालांकि बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन उसमें स्टेल्थ भी है और अगर कोई हमला मुझ पर होता है तो लगेगा कि मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए मैं दूर रहूंगी। सन यन कहता है, ठीक है, इससे मुझे बिना किसी चिंता के लड़ने का मौका मिलेगा। अब वो मैदान में आगे बढ़ता है और स्पिरिचुअलाइज स्किल यूज करता है जो उसे लिजर्ड किंग से मिली थी। वो देखता है कुछ मॉन्स्टर्स उस पर छिपकर हमला करने आ रहे हैं। सन यन हवा में छलांग लगाकर उनकी अटैक को डॉज कर लेता है। ह्योन हैरान हो जाती है, ये मॉन्स्टर्स तो सी रैंक डंजन में नहीं होने चाहिए। वो जल्दी से उसे बताती है कि ये इरेगुलर डंजन है, लेकिन सन यन उन्हें एक एक करके एक ही वार में खत्म कर देता है। ह्योन सोचती है, ये तो नामुमकिन है। फिर वो मुस्कुराती है, मैंने सही फैसला लिया, इसमें कोई शक नहीं। सन यन की एक स्ट्राइक में बिजली का इफेक्ट भी आता है और वो सोचता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, ये तो कभी कभी ही एक्टिवेट होता है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन सन यन उसे डॉज करके उसकी पूंछ पकड़ कर जमीन पर दे मारता है। अब वो आसपास देखता है और ह्योन को बुलाता है। ह्योन शॉक है, उसने पूरी बॉस रूम को अकेले क्लियर कर दिया, वो भी 1 घंटे से कम में। वो सोचती है, ये मॉन्स्टर तो वो होते हैं जिन्हें सी रैंक टीम भी ग्रुप में मारती है, लेकिन सन यन ने तो उन्हें अकेले ही हरा दिया। वो सोचती है, ये तो अभी और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। सन यन सभी सोल्स अब्सॉर्ब करता है और उसके स्टैट्स फिर से बढ़ते हैं। वो सोचता है, अगर डंजन इतना ही आसान है तो बॉस से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो बॉस रूम में जाने का फैसला करता है। वो दोनों एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड रवीन में पहुंचते हैं। ह्योन कहती है, कुछ अजीब है, हमें मॉन्स्टर की प्रेजेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। तभी अचानक एक मॉन्स्टर ऊपर से उनके सामने गिरता है, वही डंजन का बॉस। सन यन भी हैरान रह जाता है। ह्योन चिल्लाती है, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन सन यन अटैक को डॉज करके ह्योन को भी बचा लेता है। ह्योन उसके गोद में आने से थोड़ा शर्माती है। अब मॉन्स्टर मून में एक बीम अटैक चार्ज करता है। ह्योन उसे जल्दी से पीछे देखने को कहती है और उसका अटैक बहुत बड़ा धमाका करता है, लेकिन सन यन फिर से डॉज करता है और पेड़ के ऊपर जाकर उतरता है। वो कहता है, ये खतरनाक था, इसलिए बिना पूछे उसे दूर ले गया। ह्योन कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब सन यन कहता है, मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। ह्योन चिंतित होती है और पूछती है, क्या वो चाहती है कि वो कोई स्किल यूज करे। सन यन मना करता है, बस एक पल चाहिए। वो सामने कूद जाता है और इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल एक्टिव करता है, साथ ही बाकी स्किल्स फास्ट बूट्स और विंड्स ग्रेस भी एक्टिव हो जाती है। मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन सन यन इतनी स्पीड से आगे निकल जाता है कि वो देख भी नहीं पाता। सन यन 3 लैसरेशंस एक्टिव करता है और मॉन्स्टर को एक झटके में मार गिराता है। नोटिफिकेशन आता है, डंजन बॉस ब्लू फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन का डीमन मारा गया, डंजन 3 घंटे में सील हो जाएगा। ह्योन ये सब देखकर हैरान होकर हंसती है। अब समझ नहीं आता कि असली मॉन्स्टर कौन है। बाहर आते समय ह्योन कहती है, उसे नहीं पता था कि वो इतना जल्दी ये डंजन क्लियर कर लेगा। अब उसका टेस्ट पास हो गया है और वो व्हाइट सिल्वर गिल्ड के डंजन यूज कर सकता है। वो कहती है, हमारा गिल्ड इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हें जाने दे। सन यन मुस्कुराता है, सुनकर अच्छा लगा। ह्योन एक और बात बताती है, टावर ऑफ ट्रायल्स में पहली बार जब किसी को बुलाया जाता है तो उसकी सिलेक्ट की गई डिफिकल्टी से ज्यादा उसके स्कोर मायने रखते हैं। जिन्होंने आसान मोड चुना और अच्छा स्कोर किया, उनका अगला ट्रायल मुश्किल हो जाता है, और जिन्होंने मुश्किल मोड चुना लेकिन स्कोर अच्छा नहीं किया, वो आसान मोड पर आ सकते हैं। इस लॉजिक से सन यन की इतनी तेज ग्रोथ देखकर लगता है कि उसकी डिफिकल्टी डेडली होनी चाहिए। ह्योन थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, अच्छा होगा अगर वो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि वो चाहती है कि उसके साथ रहे और उसकी ग्रोथ देखे। सन यन भी शर्मा जाता है। रात में सन यन एक बिल्डिंग की छत पर बैठा है। नोटिफिकेशन आता है, वो 5 मिनट में टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस बुलाया जाएगा। वो सोचता है, पिछले 3 दिन बहुत बिजी रहे, लेकिन स्टैट्स भी काफी बढ़े और कॉन्फिडेंस भी आया। अब वो टावर वापस बुला लिया जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है, वो ई फ्लो का ट्रायल खोलता है और टर्निंग पॉइंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। वो कम्बैट सिलेक्ट करता है क्योंकि उसे नेक्रोमेंसी की प्रोफिशिएंसी बढ़ानी है। नोटिफिकेशन आता है, अब ये बदला नहीं जा सकता। सन यन सोचता है, वैसे भी बदलने का इरादा नहीं था। अब एक और नोटिफिकेशन आता है, पायनियर क्वालिफिकेशन कंफर्म्ड, और अब उसका एक एडमिन से आमना सामना होगा। सिस्टम कम्बैट स्पेशलिस्ट एडमिन ढूंढना शुरू करता है। अब वो अचानक एक बर्फीली जगह पर पहुंचता है। नोटिफिकेशन आता है, आयन ब्लडेड वर्ल्ड एंटर्ड। उसके चारों तरफ तलवारें जमीन में गड़ी हैं। वो आई ऑफ ट्रूथ यूज करता है और पता चलता है ये वो जगह है जहां एडमिन रहता है और बिना इनवाइट कोई नहीं जा सकता। सन यन सोचता है, वाकई ऐसी जगह भी होती है। तभी नोटिफिकेशन आता है, आयन ब्लडेड मोनक फील्स ऑफेंडेड। सन यन सोचता है, क्या एडमिन अपने फीलिंग्स भी भेज सकता है। एक उड़ती हुई तलवार आती है और नोटिफिकेशन कहता है, फालतू काम मत करो, बस इस तलवार के पीछे चलो। सन यन थोड़ी देर सोचता है
और फिर तलवार के पीछे पीछे चल पड़ता है। आखिर में वो एक घर पर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है नोटिफिकेशन आता है, आई एम ब्लडेड मोनक तुम्हें देख रही है। अब सामने आती है एडमिन, एक खूबसूरत लड़की जो कहती है तुम आ ही गए पायनियर, मैं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल एडमिन हूँ। सन यन सोचता है ये सच में एडमिन है, वो तो एक ब्यूटी लग रही है। वो उसके काफी करीब आ जाती है। सन यन शर्मा जाता है, कब आ गई इतनी पास। वो कहती है सोचा था कोई मंस्त होगा, पर दिखने में तो नॉर्मल लग रहे हो। सन यन पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो कहती है हाँ, तुम्हारा फ्लो 4 वाला ट्रायल बहुत यादगार था। सन यन पूछता है क्या तुमने मेरी ट्रायल्स देखी थी। वो कहती है नहीं, सिर्फ रिजल्ट पता है, क्योंकि फ्लो 8 से नीचे वाले ट्रायल्स को ऑब्जर्व करना नामुमकिन है। सन यन हैरान रह जाता है, एक एडमिन भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। वो कहती है तुम शायद एडमिन को भगवान समझ रहे हो, लेकिन हम भी सब कुछ नहीं देख सकते, हम ताओ के सबऑर्डिनेटर्स हैं, रूल नहीं। जैसे ही उसने ये सुना, सांगन सोचता है कि उसे सच में इस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं लग रही। फिर वो पहला सवाल पूछता है, ये पर्सनल इंटरव्यू क्या है। लड़की जवाब देती है, जैसा मैंने पहले कहा, ये पर्सनल इंटरव्यू एक फायदा है जो पायनियर को दिया जाता है। इसमें तुम एडमिन से कोई भी सवाल पूछ सकते हो और उसका जवाब मिल जाएगा, वो भी बिना कोई क्वेश्चन वाउचर खर्च किए। इसके बाद सांगन दूसरा सवाल पूछता है, 5th फ्लोर पर एक अदरवर्ल्डली चैलेंजर ने मुझे लगभग मार ही डाला था, वो मेरी फ्लोर पर क्यों आया। वो तो किसी और फ्लोर पर भी जा सकता था, है ना। एडमिन जवाब देती है, इसमें कोई खास वजह नहीं थी। जब कोई किसी और दुनिया के फ्लोर पर हमला करता है तो उन्हें वहाँ से रिवॉर्ड मिल सकते हैं और कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी। वैसे अदरवर्ल्डली चैलेंजर्स वो होते हैं जो ताओ में कई सालों से हैं। जब कोई चैलेंजर उन्हें हरा देता है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होता है और एक दिन इस दुनिया का ताओ दूसरे वर्ल्ड ताओ से जुड़ जाएगा। ये सुनकर सांगन पूछता है इसका मतलब क्या है। एडमिन कहती है 20 फ्लो के बाद ट्रायल इंडिविजुअल नहीं रहेंगे बल्कि कंबाइंड होंगे, यानी तुम दूसरे वर्ल्ड्स के चैलेंजर से भी भिड़ोगे। सनयन ये सुनकर सोचता है क्या ये लोग शुरुआत में ही अपने फ्यूचर कंपेटिटर्स को मारना चाहते हैं। फिर एडमिन पूछती है क्या तुम बस यही जानना चाहते थे। सनयन कहता है नहीं, एक आखिरी सवाल और है, टावर ऑफ ट्रायल्स क्या है। ये सुनकर एडमिन चुप हो जाती है और खड़ी हो जाती है। वो कहती है मैं खुद भी ये जानना चाहती हूँ। संगन हैरान होकर पूछता है तुम एडमिन होकर भी नहीं जानती। वो कहती है एडमिन पहले चैलेंजर हुआ करते थे जो 40 फ्लो के बाद मरते हैं, उन्हें एडमिन बनने की पाव मिलती है। मैं भी कभी तब तक पहुंचना चाहती थी पर पहुंच नहीं पाई। असल में कोई भी एडमिन वहां तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम एडमिन हैं। सनयन को थोड़ी निराशा होती है और वो कहता है मैं ताओ के तब के बारे में जानने को लेकर एक्साइटेड था। ये सुनकर एडमिन गुस्से में आ जाती है। वो उसे दीवार पर पकड़ लेती है और गले से दबाती है। वो गुस्से में कहती है ताओ का टॉप कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हल्के में लिया जाए। लेकिन सनयन डरता नहीं, वो शांत रहता है। ये देखकर एडमिन मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा। सनयन कहता है तुमने खुद कहा था कि ये इंटरव्यू एक बेनिफिट है और मुझे कोई किलिंग इंटेंट भी महसूस नहीं हो रही। फिर वो दीवार पर जोर देता है, उसे तोड़कर बाहर निकल जाता है और कहता है वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद पर हमला नहीं करने दूंगा। एडमिन इस सब से चौंक जाती है और जोर से हंसने लगती है। वो कहती है ये पहली बार है जब किसी ने एडमिन का घर तोड़ दिया, लेकिन इसी के साथ वो एक फैसला करती है। वो संगन को एक डायरेक्ट डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है। सीन बदलता है, अब सनयन सीधे लॉबी में अपने बेड पर आ जाता है। फिर वो कंट्रैक्टर्स एक्सक्लूसिव स्टोर खोलता है। इसमें कई आइटम्स और स्किल्स की कैटेगरीज हैं। वो सोचता है तो मैंने सच में एडमिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फ्लैशबैक में एडमिन कहती है कि वो ऐसे स्किल्ड और हिम्मती चैलेंजर को जाने नहीं दे सकती। सनयन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी सारी स्टैट्स +1 बढ़ जाती हैं। साथ ही एक कंट्रैक्टर्स एक्सक्लूसिव स्टोर भी बन जाता है। जाते समय एडमिन कहती है ये मजेदार था, फिर मिलेंगे। अब वापस प्रेजेंट में सनयन अथॉरिटी कैटेगरी को सिलेक्ट करता है। उसे पता चलता है कि स्टोर की अथॉरिटीज भी रैंक में बंटी हुई हैं। वो सोचता है क्या वो यूनिक अथॉरिटी जो मुझे 8 फ्लोर पर मिली थी इससे अलग है। वो अगले पेज पर जाना चाहता है लेकिन एरर आता है, सेकंड पे तभी खुलेगा जब तुम 10 फ्लोर की लॉबी पर पहुंचोगे, इसलिए अभी के लिए वो सिर्फ 3 अथॉरिटीज देख सकता है। वो सोचता है चुनना मुश्किल है, क्या मुझे SP बचा लेना चाहिए। लेकिन फिर सोचता है नहीं, तैयार न रहना बेवकूफी होगी, कम से कम सर्वाइवल चांस तो बढ़ेंगे। इसलिए वो साइलेंट माइंड अथॉरिटी चुनता है जो उसे हर हालत में शांत और समझदारी से सोचने की शक्ति देती है। तभी एक नया पोर्टल खुलता है और पूछा जाता है क्या तुम 8 फ्लोर का ट्रायल स्वीकार करना चाहते हो, और वो हाँ कर देता है। इस बार ऑब्जेक्टिव है एक ऐसी लिफ्ट को हराना जो स्केलेटन्स को समन करता है। वो वहाँ पहुँचता है और देखता है बहुत बड़ी तादाद में स्केलेटन्स वहाँ मौजूद हैं। वो सोचता है इतने सारे स्केलेटन्स क्यों हैं, क्या ये लोग नंबर से दबाव बनाना चाहते हैं। फिर वो पहाड़ से कूदकर सीधे स्केलेटन्स के बीच में लैंडिंग करता है। जोरदार शॉकवेव से स्केलेटन्स उड़ जाते हैं। सभी स्केलेटन्स उस पर एक साथ हमला करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। सनयन उन्हें एक एक करके वन शॉट करता है और सोचता है ये बहुत ही कमजोर है। प्रोफिशिएंसी भी सिर्फ 0.08% बढ़ी है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है प्रोफिशिएंसी बढ़ाना भूल जाओ, ट्रायल तो खत्म करो। तभी एक आवाज आती है तुम कौन हो जो मेरी सेक्रेट ग्राउंड में हंगामा कर रहा है। सनयन आवाज की दिशा देखता है
और डेड स्केलेटन्स को अब्सॉर्ब करता है। फिर वो खुद की स्केलेटन आर्मी बनाता है। वो खुश होकर सोचता है स्केलेटन सोल्जर्स इतने काम के हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था। अब वो खुद बॉस को ढूंढने निकल पड़ता है। कासल जैसी जगह पर पहुंचकर उसे लिख दिखता है जो अनडेड को कंट्रोल कर रहा है। सन यन मुस्कुराते हुए कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लिख गुस्से में कहता है तू एक मामूली इंसान होकर मेरी जमीन पर आया है, इसकी कीमत चुकाएगा। फिर वो बड़े बड़े अनडेड मॉन्स्टर्स बुलाता है। सन यन नोट करता है हर एक का लेवल शांत गोलम जैसा है। लिख कहता है अब समझ आया किसकी जमीन पर कदम रखा है। सन यन कहता है जो भी हो क्या इससे बेहतर कुछ बुला सकते हो। लिख कंफ्यूज हो जाता है। सन यन कहता है अगर बस इतना ही है तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। लिख चिल्लाता है पागल इंसान और अपनी गार्डियन को बुलाकर हमला करता है। सन यन इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है और दोनों को एक ही झटके में खत्म कर देता है। लिख चौंक जाता है। सन यन की प्रोफिशिएंसी इस बार 1.2% बढ़ती है और वो सोचता है अनडेड सच में प्रोफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। लिख पूछता है तू आखिर है कौन? तू तो किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। सन यन तलवार उठाता है लेकिन फिर रुकता है। ये लिख किसी भी मॉन्स्टर को समन कर सकता है, यानी मैं इसे प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज कर सकता हूँ। वो अपनी बुक उसे वापस दे देता है और कहता है एक और गार्डियन बुला सकते हो। लिख हैरानी से पूछता है तुम क्यों पूछ रहे हो? सन यन कहता है अगर नहीं बुला सकते तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। लिख डर जाता है और कहता है मैं बुला सकता हूँ, प्लीज पास मत आओ। सन यन पूछता है कब बुला सकते हो? लिख कहता है जब एक गार्डियन मर जाता है, कुछ ही मिनटों बाद दूसरा समन किया जा सकता है। सन यन कहता है तो फिर अब बुलाओ। लिख कहता है हमारा कोई चांस नहीं है। सन यन धमकाते हुए कहता है मैं थक चुका हूँ, खत्म कर दूं क्या? लिख डर कर कहता है ठीक है बुलाता हूँ। और जैसे ही वो गार्डियन बुलाता है सन यन फिर से उसे वन शॉट कर देता है। लिख पूछता है अब तो काफी हुआ। सन यन मुस्कुरा कर कहता है ये तो बस शुरुआत है, अब सारे स्केलेटन्स बुलाओ जो अभी तक मरे नहीं है और सबकी ताकत गार्डियंस में डाल दो। लिख वैसा ही करता है और सन यन एक एक कर सबको मारता है। लिख पूछता है मुझे ये सब कब तक करना होगा? सन यन बड़े मजे से मुस्कुराते हुए कहता है जब तक मैं कहूँ तब तक। और हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। अगर नहीं हुए तो अगला पार्ट नहीं आएगा, इसलिए लाइक जरूर कर देना। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।